हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक और नई अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज ही रिलीज हुई है। और इस सीरीज के ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना और टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें माउंटेन क्लाउड क्लेफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए थे। अब ये लोग कैसे मरे तो इस बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें माउंटेन क्लाउड क्लेफ का थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ गैंगडोन कॉन्टिनेंट के सभी क्लैंस के लोग एक युनची नाम के लड़के के पीछे पड़े हुए थे। और ये युनची ही हमारी इस सीरीज का हीरो है। वो सभी लोग युनची को वहाँ पे मारने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन युनची भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अकेले ही उन सभी का सामना करते हुए उन सभी को बहुत ही बुरी मौत दे रहा था। लेकिन युनची को मारने के लिए वहाँ पे गैंगडोन कॉन्टिनेंट के दी 7 ग्रेट क्लैंस के सभी लोग आए हुए थे। और आज उन सभी ने ठान ली थी कि वो किसी भी हालत में युनची को मारकर उससे दी हेवनली पॉइजन पान को छीन लेंगे। और तभी काफी सारे लोग एक साथ मिलकर युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर युनची ने भी अपनी दी हेवनली पॉइजन पान के पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। इवन युनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस माउंटेन के नीचे मौजूद लोग भी उस अटैक से बहुत ही मुश्किल से बच पा रहे थे। और तभी वो एल्डर चलाते हुए अपने लोगों से कहता है, जल्दी से सभी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने चारों तरफ शील्ड लगा दो। इस तरह शील्ड के अंदर वाले लोग तो किसी तरह से बच गए थे, लेकिन जो लोग शील्ड से बाहर रह गए थे वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारे गए थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दी हेवनली पॉइजन पाल वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सभी क्लैंस के लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। वहीं उस एल्डर के ग्रुप की शील्ड भी अब धीरे धीरे टूटने लगी थी, जो देखकर वो एल्डर चलाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से सभी लोग अपने अपने हेवनली सिल्क वार्म स्कार्फ को बाहर निकाल लें। अपने एल्डर की ये बात सुनकर उन सभी लोगों ने अपने अपनी दी हेवनली स्कार्फ को अपने अपने फेस के ऊपर लगा लिया था, ताकि वो सभी लोग उस दी हेवनली पॉइजन गैस से बच सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उस पॉइजन गैस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और वो सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे थे। और अपने लोगों को इस तरह से मरते हुए देखकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद उसने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पे रिलीज कर दिया था। और ऐसा होते ही वो पॉइजन गैस वहाँ से खत्म हो गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस एल्डर के सभी साथियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी उसके एक साथी अपने एल्डर से कहता है, दी हेवनली पॉइजन पर्ल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अब हम और उसका सामना नहीं कर सकते। जिसपे वो एल्डर कहते हैं, हम पिछले 3 दिनों और 3 रातों से लगातार उसके साथ फाइट कर रहे हैं और अब तो ऑलमोस्ट हमारी सारी फोर्स खत्म हो गई है। तो अब मुझे उम्मीद है उस दी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर भी खत्म होने वाली होगी। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है दी हेवनली पॉइजन पर्ल को हासिल करने का। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसी माउंटेन के ऊपर एक और ब्लास्ट होता है और हम अपने हीरो युनची को देखते हैं, जिसने उस माउंटेन के ऊपर वाले मौजूद एल्डर को भी मार दिया था। युनची को वहाँ देखकर वो एल्डर भी अपने साथियों को लेकर उसी माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पे युनची उन सभी का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। लेकिन अब क्योंकि युनची भी पिछले 3 दिनों से लगातार फाइट कर रहा था, इसलिए वो भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मान रहा था। और तभी कुछ लोगों ने पीछे से आते हुए तीरों से युनची के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से युनची एक बार फिर से काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। और युनची को इस तरह से घायल देकर वो सभी लोग युनची को मारने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन युनची दोबारा खड़े होते हुए उन सभी का बहुत ही बहादुरी से सामना करने लगा था। और इनकी फाइट के दौरान ही हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है, दी हेवनली पॉइजन पर्ल को इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और खास ट्रायर माना जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा प्योर है कि उसकी मदद से किसी भी मेडिसिन को आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। और उसी के साथ इसकी मदद से हर तरह के पॉइजन का इलाज भी किया जा सकता है। इवन इसकी पॉइजन गैस की मदद से गोड्स और डीमंस तक को भी मारा जा सकता है। और इसकी इसी खूबियों की वजह से हर कोई इसे पाना चाहता है, ताकि वो सभी लोगों को मारकर इस दुनिया पे राज कर सके। और अब तो इस फाइट में युनची की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे दोबारा दी हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करना पड़ा था, जिसकी मदद से युनची ने वहाँ पे मौजूद एक और ग्रुप को खत्म कर दिया था। लेकिन वो लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी वहाँ पे एक और ग्रुप भी उस माउंटेन की चोटी पे आ गया था। और वहाँ आते ही उस ग्रुप के लीडर ने आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर से सीधा युनची के ऊपर अटैक कर दिया था। और वो स्पीयर सीधा जाकर युनची के हार्ट में घुस गया था, जिसकी वजह से अब युनची का मरना वहाँ पे तय हो गया था, जिसका एहसास युनची को भी हो गया था। और इसी के साथ युनची को ये भी याद आता है कि कैसे इन सभी लोगों ने मिलकर सिर्फ दी हेवनली पॉइजन पर्ल के लिए उसके मास्टर को मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने युनची की फियांसी को भी दी हेवनली पॉइजन पर्ल को हासिल करने के लिए मार दिया था। और तभी उसे अपनी फियांसी की याद आती है, जिसे मरने से पहले भी युनची के बारे में फिक्र हो रही थी। और सिर्फ इसलिए उसने युनची को उसका रिवाइव लेने के लिए भी मना कर दिया था, ताकि बाद में युनची किसी खतरे में ना पड़े। ये सब याद करके युनची बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है, मास्टर मुझे अब खुद से नफरत हो गई है, क्योंकि अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं आपके कातलों को मार सकूं। पर आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, इन सब में से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर युनची ने अपनी फुल पावर को इकट्ठा करते हुए उस स्पीयर को अपने हार्ट से बाहर निकालकर उस एल्डर को एक पंच मारते हुए खुद से दूर कर दिया था। और उसके बाद युनची ऊपर हवा में उठते हुए दी हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करके उन सभी लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था।
वहीं दूसरी तरफ जब वो दूसरा हेल्डर अपने लोगों को लेकर उस माउंटेन की चोटी पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे हजारों लोगों की लाशें दिखती हैं, जिन सबको अकेले युनची ने मारा था। वहीं युनची की भी वहाँ पे आंखें बंद हो गई थी, इवन उसकी बॉडी में भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसलिए उस हेल्डर को लगता है कि शायद युनची भी मारा गया है। और जैसे ही उस हेल्डर का एक आदमी युनची को चेक करने के लिए उसकी तलाशी लेने लगता है तो तभी युनची ने अपनी आंखें दोबारा खोल ली थी, जो देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगा था। और ये देखकर वो एल्डर युनची से कहता है, युनची तुम अब तक हमारे दी ग्रेट 7 क्लैंस के हजारों लोगों को मार चुके हो, जिसके लिए मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें मारकर तुम्हें छोटे छोटे पीसेज में काट दूं। लेकिन अगर तुम मुझे दी हेवनली पॉइजन पर्ल दे दो तो मैं तुम्हें बगैर किसी पेन के बहुत ही आसान मौत दूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर युनची जोर जोर से हंसने लगता है और युनची की ये हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उसे सुनकर वो सभी लोग अंदर से पूरा हिल गए थे। और तभी युनची उस एल्डर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? और ये कहकर युनची दोबारा अपनी दी हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करके उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि युनची बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो दी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा था, जो देखकर उस एल्डर के साथ साथ उसके सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और उनमें से एक आदमी कहता है, मुझे लगता है इतने ज्यादा लोगों को मारने की वजह से दी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर टेम्परेरी खत्म हो गई है। और ये कहकर वो सभी लोग चारों तरफ से युनची को घेरने लगे थे। लेकिन युनची वहाँ पे दोबारा जोर जोर से हंसने लगा था और हंसते हुए युनची ने पीछे खाई की तरफ जंप लगा दी थी और उसी के साथ उसने नीचे गिरते हुए दी हेवनली पॉइजन पर्ल को भी खा लिया था। और जैसे युनची वहाँ से नीचे गिरने लगता है तो तभी उसके गले में पहने हुए लॉकेट की पावर एक्टिवेट हो गई थी। और ऐसा होते ही वो लॉकेट देखते ही देखते एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चेंज हो गया था और युनची उस पोर्टल से होता हुआ किसी और जगह पे पहुंच गया था, जहाँ पे एक लड़की उसे हिलाते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी। और उस लड़की को युनची की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो युनची को तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र ना करो, फादर डॉक्टर सीतू को बुलाने के लिए गए हुए हैं, वो बस अब कुछ ही देर में आते होंगे, उसके बाद तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और इस वर्ड में युनची का नाम ज़्याओची था। और जैसे ज़्याओची अपनी आंखें खोलता है तो उसकी नजर अपने सामने वाली लड़की पे पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसकी पिछली लाइफ में उसकी फियांसी थी। और इस वर्ड में इसका नाम ज़्याओ लिंगजी था, जो कि ज़्याओ क्लैन की एक डिसाइबल थी। वो ज़्याओची को होश में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वही ज़्याओची को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार बिना कुछ सोचे लिंगजी से सॉरी करने लगता है, जो सुनकर लिंगजी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है, ज़्याओची ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी आंट हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? लिंगजी की ये बात सुनकर ज़्याओची को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन उसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और ये सब देखकर तो लिंगजी को ज़्याओची की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी और वो ज़्याओची से कहती है, आज तुम्हारी किंग यू के साथ शादी होने वाली है, क्या तुम्हें इस बारे में भी याद नहीं है? ज़िया किंग यू का नाम सुनकर ज़्याओची के मुंह से खुद ब खुद ही निकल जाता है, क्या आप उसी ज़िया किंग यू के बारे में बात कर रही हैं, जो लियोयुन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है? ये सुनकर लिंगजी बुरा समूह बनाते हुए कहती है, वो तो अपनी फियांसी का नाम सुनकर तुम्हें सब कुछ दोबारा याद आ गया। और ज़्याओची को सही सलामत देकर लिंगजी उससे कहती है, अब जब तुम्हें होश आ गया है तो मैं जल्दी से जाकर फादर को बताती हूँ, वो डॉक्टर सीटू को बुलाने के लिए गए हुए हैं। और ये कहकर लिंगजी वहाँ से भागकर अपने फादर को बताने के लिए चली गई थी। वहीं ज़्याओची के रूम के बाहर खड़े गार्ड्स भी शौक होते हुए कहते हैं, ये लूजर दोबारा जिंदा कैसे हो गया? मुझे तो लगा था आज ये पक्का मारा जाएगा, और अब जब ये दोबारा जिंदा हो गया है तो न जाने थर्ड एल्डर इस पे और कितनी ज्यादा मनी खर्च करने वाले हैं। थर्ड एल्डर और कोई नहीं बल्कि ज़्याओची के ग्रैंडफादर ही थे। और क्योंकि ज़्याओची इस वर्ल्ड में एक डिसेबल पर्सन की तरह पैदा हुआ था और उसकी मेरिडियंस पैदा होने के साथ ही टूटी हुई थी, इस वजह से ज़्याओची अपनी इस लाइफ में कल्टीवेट नहीं कर सकता था। और इसी वजह से ज़्याओची के ग्रैंडफादर हमेशा ज़्याओची को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। लेकिन उस सब के बावजूद भी ज़्याओची के मेरिडियंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन गार्ड्स की ये सारी बातें सुनकर ज़्याओची अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जो देखकर ज़्याओची हैरान होते हुए कहता है कि मेरी मेरिडियंस को क्या हुआ, ये डैमेज कैसे हो गई? अपनी मेरिडियंस के बगैर तो अब मैं एक यूजलेस पर्सन बन गया हूँ। और ज़्याओची अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी बॉडी के अंदर दी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्याओची को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था और उसी के साथ उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। लेकिन देखते ही देखते उस दी हेवनली पॉइजन पर्ल की एनर्जी खुद ही शांत हो गई थी और ऐसा होते ही ज़्याओची दी हेवनली पॉइजन वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जो देखकर ज़्याओची खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी उस दी हेवनली पॉइजन पर्ल से एक एनर्जी निकलकर ज़्याओची की माइंड के अंदर जाती है और ऐसा होते ही ज़्याओची को अपनी इस लाइफ वाली सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ इस लाइफ में भी ज़्याओची के पेरेंट्स मर चुके थे और बचपन से ही उसकी आंट और उसके ग्रैंडफादर ही उसकी देखभाल करते हुए आ रहे थे। लेकिन क्योंकि इस लाइफ में ज़्याओची की मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज थी, इसलिए उसे सभी लोग एक लूजर मानते थे। और अगर ज़्याओची बाकी सब की तरह कल्टीवेट कर पाता तो आज उसके ग्रैंडफादर ज़्याओ फैमिली के हेड होते, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ज़्याओ फैमिली के सबसे पावरफुल पर्सन थे। और उसी के साथ ज़्याओची को यह भी पता चलता है कि आज उसकी वेडिंग के दिन ही किसी ने धोखे से उसे पॉइजन दे दी थी, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन एंड टाइम पे मेरी यानी युनची की सोल ज़्याओची की बॉडी में आ गई और मेरे साथ साथ दी हेवनली पॉइजन पर्ल भी इस बॉडी में आ गया, जिसकी वजह से उस पॉइजन का असर खुद ही खत्म हो गया। और ये सब याद करते
होते हुए जाओची एक ही जगह पे बैठकर एक तरफ देखने लगा था, जो देखकर लिंगजी को दोबारा जाओची की फिक्र होने लगी थी। और जैसे ही वो जाओची का नाम पुकारते हुए उसे बुलाती है तो जाओची दोबारा होश में आ गया था, जो देखकर उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो। और ये कहकर जैसे ही वो जाओची के सर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं तो जाओची अपना सर पीछे करते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर लिंगजी से पूछते हैं कि ये सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर इसे अचानक से क्या हो गया था। जिसपे लिंगजी कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने इसे बस खाने के लिए वो बाउल दिया था और वो खाते इसकी ऐसी हालत हो गई थी। लिंगजी की ये बात सुनकर ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जाओची अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुम इसके खाने पे भी नजर रखा करो और ज्यादा से ज्यादा इसे सिर्फ राइस और गर्म पानी ही दिया करो। जिसपे लिंगजी कहती है ओके फादर। और अपने फादर की डांट सुनकर लिंगजी बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, जो देखकर जाओची खड़ा होते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर इसमें आंट की कोई भी गलती नहीं है, ये सब तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन आप फिक्र न करें, टियानजुआन वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है जिसके अंदर काफी सारे टाइप्स के ट्रायल पाए जाते हैं और उसी के साथ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के कई सारे सीक्रेट मेथड्स भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से मैं एक न एक दिन दोबारा अपनी मरीडियंस को रिपेयर करके रहूंगा। इसलिए आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और खुशी की बात यह है कि हम तीनों एक फैमिली की तरह एक साथ हैं और हम तीनों हमेशा इसी तरह से खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। जाओची की ये बातें सुनकर उसके ग्रैंडफादर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और लिंगजी भी उससे इम्प्रेस होते हुए कहती है जाओची आज तो तुम बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम वही पहले वाली जाओची हो। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं चलो अब बहुत ज्यादा देर हो गई है, हमें चलकर अब शादी की तैयारियां करनी चाहिए। और ये कहकर उसके ग्रैंडफादर वहाँ से चले गए थे। वहीं लिंगजी दोबारा जाओची को तैयार करने लगी थी और अपनी आंट को इस तरह से अपनी केयर करते हुए देखकर जाओची अपनी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ में मेरे पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, लेकिन फैमिली के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। पर मेरी इस लाइफ में भले ही मेरे पास पावर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास मुझे हद से भी ज्यादा प्यार करने वाली फैमिली है जो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जाओची अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिंगजी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो देखकर जाओची परेशान होते हुए अपनी आंट से पूछता है आंट क्या हुआ आपको, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं। जिसपे लिंगजी उससे कहती है तुम्हारी और जिया किंग की पावर्स के दरमियान बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, इसलिए मुझे डर है कि पता नहीं वो तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेगी, क्योंकि वो सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ नंबर 1 जीनियस कल्टीवेटर भी है। जिसपे जाओची अपनी आंट को तसल्ली देते हुए कहता है आंट आप इस बारे में फिक्र ना करें, मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। जाओची की ये बात सुनकर उसकी आंट उससे कहती है जब से तुम बेहोश होकर दोबारा उठे हो तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हो, कहीं ऐसा मेरे उस खाने की वजह से तो नहीं हो रहा। अपनी आंट की ये बात सुनकर जाओची की नजर भी उसी बाउल के ऊपर चली गई थी और उस बाउल को देखकर जाओची सोचने लगा था कि आखिर उसे यहाँ पे किसने पॉइजन दिया होगा। और जाओची अब ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक गार्ड आकर उसे कहता है यंग मास्टर मैरिज सेरेमनी के लिए सभी तैयार हैं और थर्ड एल्डर आपको बुला रहे हैं। अगले सीन में हम मास्टर होंग को देखते हैं जो बारात की सारी तैयारियां कर रहे थे और वो वहाँ पे सभी लोगों को डांटते हुए कहता है कि अगर आज तुम में से किसी ने कुछ गड़बड़ की तो फिर तुम लोग देखना कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। और अभी मास्टर होंग ये सब कह ही रहे थे कि तभी जाओची भी वहाँ पे आ गया था और जाओची को वहाँ देखकर मास्टर होंग उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद जाओची चलता हुआ सीधा एक लेवल 4 के हॉर्स के पास चला गया था, जो देखकर मास्टर होंग भी उसे उस हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए मना करते हैं। लेकिन जाओची जिद करने लगता है कि वो अपनी बारात के लिए एक घोड़े के ऊपर ही बैठ कर जाएगा। लेकिन जैसे जाओची उस लेवल 4 के घोड़े के ऊपर बैठता है तो वो घोड़ा अचानक ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसकी वजह से जाओची उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी गार्ड्स उसके ऊपर हंसने लगे थे। लेकिन अभी जाओची इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अपनी मरीडियंस के बगैर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी एक्टिवेट नहीं कर सकता था। और खुद को नीचे गिरा हुआ देखकर जाओची अपने मन में कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया होऊंगा। और जाओची अब ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसका कजन यूलोंग आकर उसे उठाता है और जैसे जाओची उसका हाथ पकड़ता है तो जाओची को उसके हाथ से उसी पॉइजन की स्मेल आती है जो आज सुबह ही उसे दिया गया था। लेकिन जाओची खुद को नॉर्मल करते हुए उन दोनों को ग्रीट करता है, जो देखकर जाओयू ने तो अपनी आंखें ही फेर ली थी। वही जाओयंग नाटक करते हुए जाओची की केयर करने लगा था, जैसे उसे जाओची की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो। लेकिन वो ये बात कहाँ जानता था कि जाओची को भी पता चल गया है कि उसी ने ही जाओची को पॉइजन दिया था। और ये कहकर यूलोंग जाओचू से कहता है ब्रदर प्लीज मेरे लिए तुम उस घोड़े पे ना बैठो, क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम अभी उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो अभी तुम अपनी बारात के लिए इस बग्गी में ही चले जाओ। जिसपे जाओचू उससे कहता है यूलोंग तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा और ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए मैं कुछ भी करके घोड़े पे ही बैठ के जाऊंगा। जाओची की ये बात सुनकर यूलोंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है गुड जॉब ब्रदर, मुझे वाकई तुम पे बहुत ज्यादा फख्र है जो तुम हमारी फैमिली की रेपुटेशन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो। और ये कहकर वो जाओयंग से कहता है कि जल्दी से जाओची के लिए एक नॉर्मल घोड़ा लेकर आओ। और उसके जाने के बाद यूलोंग दोबारा जाओची से कहता है आज तुम्हारी शादी इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से होने वाली है, तुम वाकई बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। और आज जब तुम इस सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर लोगे तो न जाने कितने ही लड़के आज अपने घरों में बैठकर रोएंगे, पर तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत ज्यादा खुश हूँ। यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर जाओची उससे कहता है ब्रदर मजाक ना करें, ये बात तो यहाँ पे हर कोई जानता है कि आप जियाओ फैमिली
फैमिली के प्राइड है और मेरा आपके साथ कोई भी मैच नहीं है। और जाओची अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे जाओ यांग एक नॉर्मल घोड़ा लेकर आ गया था, जिसके बाद जाओची यू लुंग को ग्रीट करते हुए उसी नॉर्मल घोड़े के ऊपर बैठकर अपनी बारात लेकर चला गया था। और वहाँ से जाते हुए जाओची अपने मन में कहता है, और तो यही वो पर्सन था जिसने आज सुबह मुझे पॉइजन दी थी। और उन लोगों के वहाँ से जाते ही यू लुंग जाओ यांग को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकले, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। यू लुंग की ये बात सुनकर जाओ यांग कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जाओची खाना खाने के बाद बेहोश होकर नीचे गिर गया था, पर पता नहीं वो उस पॉइजन के असर से कैसे बच गया। जिस पे यू लुंग उस पे दोबारा गुस्सा करते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है, पर अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये यूजलेस पर्सन किंग यू के साथ शादी कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा? जिस पे जाओ यांग उससे कहता है, भले इसकी शादी किंग यू के साथ हो जाए, लेकिन किंग यू इसे कभी भी पसंद नहीं करेगी और इस बात का फायदा उठाकर अब शादी के बाद आप किंग यू को अपने कंट्रोल में ले लेना, इस तरह आपको डबल फायदा हो जाएगा। जाओ यांग की ये बात सुनकर यू लुंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। उसके बाद जैसे जाओची अपनी बारात लेकर सिटी से गुजर रहा था तो सभी लोग उसी के बारे में ही बातें कर रहे थे कि आखिर इस जैसे एक यूजलेस पर्सन को किंग यू जैसी इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे जाओची के बारे में बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे। और वहाँ पे खड़े एक आदमी उन सभी को बताता है कि ये मैरिज एक फैमिली कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि आज से 8 साल पहले जाओची के ग्रैंडफादर ने किंग यू की जान बचाई थी और उसी वक्त उन्होंने किंग यू का अपने पोते के लिए हाथ मांग लिया था और उस वक्त मजबूरन किंग यू के फादर को भी हाँ करनी पड़ी थी। वहीं जाओची इन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ मजे से वहाँ से जा रहा था और अभी वो लोग इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक पागल हाथी ने आते हुए तबाही मचाना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे इस हाथी को कोई अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल कर रहा है। वहीं उस पागल हाथी को अपनी तरफ आते हुए देखकर जाओची का घोड़ा भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था, जो देखकर मास्टर जोंग आगे आते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर में जगड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उस हाथी का मास्टर भी आ गया था, जो वहाँ आकर उन सभी से सॉरी करते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरा ये हाथी अचानक ही पागल हो गया था। लेकिन यहाँ पे असल बात तो सभी लोग जानते थे कि उस हाथी का मास्टर जिसका नाम यू वैन था वो भी रियल में किंग यू को पसंद करता था, इसलिए वो जाओची को जिया फैमिली में जाने से रोकना चाहता था। और तभी यू वैन आगे आते हुए जाओची से कहता है, मिस्टर जाओची आज आपकी शादी है, लेकिन ल्यूयन सिटी के अंदर कोई भी आपकी इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ये सब किंग यू के साथ नाइंसाफी लग रही है। इसलिए क्यों ना आप उन सभी के मुंह बंद करने के लिए मेरे इस ज़ेंग 2 बीस को हरा कर दिखाएं, इससे सभी लोगों के मुंह खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे और सभी लोग आपकी शादी को सपोर्ट करने लगेंगे। यूएन की ये बात सुनकर वहाँ आसपास के खड़े हुए सभी लोग भी उसका साथ देने लगे थे, जो देखकर मास्टर होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूएन से कुछ कहते उससे पहले ही जाओची उन्हें रोकते हुए कहता है, अंकल होंग आप फिक्र न करें, मैं इस ज़ेंग 2 बीस्ट को संभाल लूंगा। और ये कहकर जाओची खुद उस बीस्ट के सामने आ गया था और जाओची का घोड़ा डर न जाए इसलिए जाओची ने एक रेड रुमाल निकालते हुए उससे अपने घोड़े की आंखें बंद कर दी थी, जो देखकर वो बीस्ट पागलों की तरह रोर करने लगा था। लेकिन जाओची बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उस ज़ेंग 2 बीस्ट की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे वो बीस्ट जाओची की आंखों में देखता है तो उसे जाओची का वही डेविल लुक नजर आने लगता है, जिसे देखकर वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहीं पे रुक गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये पागल हाथी इतनी आसानी से शांत कैसे हो गया। और उसके बाद जाओची जैसे जैसे वहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो वो ज़ेंग 2 बीस्ट डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी जाओची का वही डेविल लुक नजर आ रहा था। और वहाँ पे खड़े सभी लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर इस जैसे एक यूजलेस पर्सन से ये खतरनाक ज़ेंग 2 बीस्ट डर क्यों रहा है। वहीं यूवेन को भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ज़ेंग 2 बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें जाओची की आंखों से हट गई थी और अपने ऊपर हुए इस अटैक को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद उसने रोर करते हुए दोबारा जाओची के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जाओची अपने घोड़े से भी गिर गया था। और उसके बाद वो ज़ेंग 2 बीस्ट जंप करता हुआ जाओची के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोगों को यही लग रहा था कि अब तो जाओची गया काम से। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाओची की दी हमली पॉइजन पाल की पावर भी एक्टिवेट होने लगी थी, जो देखकर जाओची भी उस ज़ेंग 2 बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वो हाथी जाओची पे अटैक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे युनबा नाम के एक लड़के ने आते हुए उस हाथी को उसकी सूंड से पकड़कर घुमाते हुए दूर फेंक दिया था। और असल में युनबा और कोई नहीं बल्कि जाओची का ब्रदर इन लॉ था और वो जल्द से जल्द जाओची को अपनी फैमिली में ले जाने के लिए आया था। और युनबा इतना ज्यादा हट्टा कट्टा था कि जैसे वो जाओची को हक करता है तो जाओची की सांस ही बंद होने लगी थी। और उसके बाद युनबा ने जाओची को घोड़े समेत ही उसे अपने शोल्डर के ऊपर उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और युनबा को वहाँ देखकर तो यूएन की हवा ही टाइट हो गई थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही युनबा ने उसे किक मारकर वहाँ से दूर फेंक दिया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी शादी की रस्में चल रही थी। वहीं जाओची के ग्रैंडफादर मेंशन के बाहर उसका वेट कर रहे थे और सेकंड एल्डर जो कि थर्ड एल्डर से बहुत ही ज्यादा चलता था, वो वहाँ आकर थर्ड एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम लोग तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे पोते की शादी के लिए मुबारकबाद देने
के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वाकई यहाँ पे कोई शादी हो रही है। और उसी के साथ सेकंड एलर थर्ड एलर के सामने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहता है, मेरे बेटे से मिलो, ये ज़ियाओ फैमिली का नंबर 1 जीनियस है और मुझे सेकंड एलर बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, ना कि तुम्हारे उस ग्रैंडसन की तरह जिसकी वजह से तुम फैमिली हेड भी नहीं बन पाए। अगले सीन में हम ज़ाओ जी को उसके कजन्स के साथ देखते हैं, जहाँ आज उन्होंने ज़ाओ जी को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवा दी थी ताकि ज़ाओ जी पहली रात ही अपनी बीवी के सामने उल्टी सीधी हरकतें करे और वो उसे उसी की रूम से ही बाहर निकाल फेंके। और जैसे वो सभी लोग ज़ियाओ चू को उसके घर छोड़ने के लिए आते हैं तो ज़ियाओ चू उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि यहाँ से आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। और यहाँ पे ज़ियाओ चू भी नशे में होने का फुल नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो सभी लोग वहाँ से जाते हैं तो ज़ियाओ चू ने अपनी डिहेमनली पॉइजन पाल का यूज करते हुए सारी वाइन को अपने हाथ के जरिए बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ज़ियाओ चू सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसकी बीवी उसी का ही वेट कर रही थी। और अपने रूम में आते ज़ियाओ चू अपनी बीवी की खूबसूरती में खो गया था, क्योंकि किंग यू देखने में वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ज़ियाओ चू किंग यू को देखने के लिए उसके फेस पे लगे हुए मास्क को हटाने की कोशिश करता है तो किंग यू ने अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उसे खुद से दूर कर दिया था। पर इस सब में उसके फेस पे लगा हुआ वो मास्क भी उसके फेस से हट गया था। और अपनी बीवी के फेस को देखकर तो ज़ियाओ चू और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि किंग यू दिखने में बिल्कुल एक गॉडेस की तरह थी। और अपनी पहली रात में ज़ियाओ चू को पता चल गया था कि उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उसके अंदर आइस क्रिस्टल की पावर भी मौजूद है, जिसकी मदद से वो आइस इमोर्टल पैलेस की एक डिसेबल भी बन सकती थी। और किंग यू खुद भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। इवन उसे इमोर्टल पैलेस की तरफ से ऑफर भी आई थी, लेकिन क्योंकि उसकी अभी शादी होने वाली थी इसलिए उनसे 1 मंथ का टाइम मांग लिया था। वहीं ज़ाओ जी अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे तंग कर रहा था। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी ज़ाओ चू को एहसास होता है कि कोई छुप कर उन पे नजर रखे हुए है। और ये एहसास होते ही ज़ाओ जी ने अपने कमरे की लाइट बुझा दी थी और वो किंग यू को भी चुप रहने के लिए कहता है। तभी हम ज़ाओ चू के रूम के बाहर एक पर्सन को देखते हैं, जैसे यू लोग ने यहाँ पे उनकी जासूसी करने के लिए भेजा था। और उनकी कमरे की लाइट को बंद होते हुए देखकर वो भी वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद वो पर्सन ये सारी बात जाकर यू लोग को बताता है और उसकी ये सारी बातें सुनकर यू लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और असल में यू लोग ने ही ये प्लान किया था कि वो ज़ियाओ चू को इतनी ज्यादा वाइन पिलाएगा कि वो पूरी तरह से नशे में टोन हो जाएगा, जिसके बाद वो अपनी बीवी से उल्टी सीधी हरकतें करेगा। और अगर ऐसा हो जाता तो शायद उसकी बीवी उससे अपना रिश्ता भी तोड़ देती। लेकिन यहाँ पे यू लोग का प्लान एक बार फिर से फ्लॉप हो गया था। अगले सीन में हम दोबारा ज़ियाओ चू को देखते हैं, जो अभी भी अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। और जैसे ज़ियाओ चू उसे सोने के लिए कहता है तो किंग यू ने ज़ियाओ चू को नीचे सोने के लिए कह दिया था, जो सुनकर ज़ियाओ चू पहले तो नहीं मानता। लेकिन जब किंग यू उसे अपने रूम से बाहर निकालने की धमकी देती है तो ज़ियाओ चू चुपचाप नीचे जाकर लेट गया था। लेकिन ज़ियाओ चू तो ज़ियाओ चू ही था, वो नीचे सोने के बावजूद भी बार बार अपनी बीवी को हनी हनी बुलाकर तंग कर रहा था, जिसपे किंग यू दोबारा उसे धमकी देते हुए कहती है कि अब अगर तुमने मुझे दोबारा हनी बुलाया तो मैं तुम्हें इस रूम से बाहर फेंक दूंगी। जिसपे ज़ियाओ चू भी अब चुपचाप वहीं पे लेट गया था। और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो चुपचाप अपने रूम से बाहर जाने लगता है, जो देखकर किंग यू उससे कहते तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। जिसपे ज़ियाओ चू उसे कहते मैं बाथरूम जा रहा हूँ और अगर तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा याद आ रही है तो मैं अभी 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। जिसपे किंग यू दोबारा उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मेरे लिए बेशक तुम सारी रात ही बाहर रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज़ियाओ चू अपने रूम से बाहर आते हुए खुद से ही कहता है मेरी बीवी तो बिल्कुल इन स्टार्स की तरह है, जिसे मैं जी भर के देख तो सकता हूँ लेकिन उसे छू नहीं सकता। और अभी ज़ियाओ ची ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे ऊपर आसमान से एक एनर्जी नीचे गिरते हुए दिखती है, जो देखकर ज़ियाओ ची भी उस एनर्जी को चेक करने के लिए वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें दोबारा ज़ियाओ ची के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इमोर्टल पैलेस के एक मास्टर आते हुए किंग यू से कहती है कि तुम मेरे साथ इमोर्टल पैलेस में कब आने वाली हो। जिसपे किंग यू उनसे 1 मंथ का टाइम लेते हुए कहती है कि मैं 1 मंथ के बाद पक्का आपके साथ आ जाऊंगी। जिसपे वो लेडी मास्टर उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि अगर तुम एक बार इमोर्टल पैलेस की डिसेबल बन गई तो उसके बाद तुम्हें अपने सभी रिश्तों को खत्म करना होगा। जिसपे किंग यू ने भी थोड़ा सैड होते हुए इसके लिए हाँ कर दी थी कि मैंने ये फैसला बिल्कुल सोच समझ के किया है। वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओ ची जैसे ही उस नदी के बारे में पता करने के लिए उस माउंटेन की चोटी के ऊपर जाता है तो वहाँ जाते ही उसके दी हेवनली पॉइजन पल की पावर एक्टिवेट हो गई थी और अपनी दी हेवनली पॉइजन पल की पावर का यूज करके स्टार हिडन ग्रास मिलती है, जैसे एक बहुत ही रेयर ट्रायर माना जाता है। और उस हिडन स्टार ग्रास को वहाँ देखकर ज़ियाओ चू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहते हैं मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी जगह पे इतना ज्यादा खास ट्रायर मिल जाएगा। और अभी ज़ियाओ ची ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे एक लड़की पे पड़ती है और ये लड़की वही थी जो अभी अभी एक एनर्जी के रूप में आसमान से नीचे गिरी थी, जिसका नाम जैस्मीन था। और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक कोरा निकल रहा था। और जैसे ही ज़ियाओ ची उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो ब्लैक कोरा ज़ियाओ ची की बॉडी के अंदर भी चला गया था, लेकिन दी हेवनली पॉइजन पर्ल ने उस ब्लैक कोरा को खुद ही खत्म कर दिया था। और उसी के साथ जैस्मीन को भी होश आ गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि ज़ियाओ ची की बॉडी के अंदर दी हेवनली पॉइजन पर्ल मौजूद है। और ये पता चलते ही जैस्मीन ज़ियाओ ची की फिंगर पे काटते हुए उसका ब्लड पीने लगती है, जिसकी वजह से जैस्मीन देखते ही देखते ज़ियाओ ची के दी हेवनली पॉइजन वर्ल्ड के अंदर चली गई थी। और जैस्मीन को वहाँ देखकर ज़ियाओ ची खुद भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर दी हेवनली पॉइजन पर्ल ने इस लड़की को यहाँ पे आने की इजाजत कैसे दे दी, क्या इस लड़की के अंदर कोई खास बात है। और ज़ियाओ ची अब ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिंग
जी भी वहाँ पे आ गई थी, जो वहाँ आकर ज़ियाओ जी की टांग खींचते हुए उससे कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया? जिस पे ज़ियाओ जी कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लिंग जी तो अभी भी ज़ियाओ जी का मजाक उड़ाई जा रही थी, जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे थे और इसी तरह अपनी बचपन की मेमोरीज को याद करते हुए वो दोनों उसी माउंटेन के ऊपर ही सो गए थे। लेकिन जब ज़ियाओ जी अगले दिन सुबह उठता है तो उसके ऊपर एक चादर भी थी जो कि उसी की थी, और उस चादर को देखकर ज़ियाओ जी समझ गया था कि ये चादर उसकी बीवी ने यहाँ आकर उसके ऊपर ओढ़ी थी। ये सोचकर ज़ियाओ जी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी चलो, हमारी फैमिली का ये रूल है कि नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले जाकर हमारे ग्रैंडफादर से आशीर्वाद लेना होता है। अगले सीन में हम ज़ियाओ जी और उसकी वाइफ को ज़ियाओ जी के ग्रैंडपा के पास देखते हैं, जहाँ ज़ियाओ जी के ग्रैंडपा उन दोनों से बहुत ही हंस के बातें कर रहे थे और इस मौके का फायदा उठाकर ज़ियाओ जी अपने ग्रैंडफादर के सामने ही किंग यू के साथ फ्लर्ट करने लगा था, जो देखकर किंग यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो ग्रैंडफादर के सामने उसे कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए जब वो दोनों वापस अपने रूम में जाते हैं तो वहाँ पे किंग यू ने ज़ियाओ जू को अपनी आइस पावर में जगड़ते हुए उसे पनिश करने लगी थी। और ये देखकर ज़ियाओ जू ठंड से कांपते हुए किंग यू से कहता है, मैं तो वो सब बस अपने ग्रैंडफादर को खुश करने के लिए कर रहा था, उसके अलावा मेरा और कोई भी गलत टेंशन नहीं था। ज़ियाओ जू की ये बात सुनकर किंग यू ने भी उसे छोड़ दिया था और उसके बाद वो वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगी थी। और ज़ियाओ जू तो ज़ियाओ जू ही था, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो दोबारा वहीं बैठकर बहुत ही प्यार से किंग यू को कल्टीवेट करते हुए देखने लगा था, जो देखकर किंग यू दोबारा उससे गुस्से से कहती है कि अब क्या है, जिस पे ज़ियाओ जू उससे कहता है कि आज जब मैंने ग्रैंडफादर के सामने तुम्हारे हार्ट को टच किया था तो कि तुम्हारी बॉडी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें हर रात 3 बजे जाग आ जाती है और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ही तुम्हारी पूरी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। और उसी के साथ साथ जब जब तुम नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करती हो तो तुम्हें कई कई हफ्तों तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। मैंने ठीक कहा ना? अब जी की ये बात सुनकर किंग यू हैरान होते हुए उससे पूछती है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। और इसके बाद ज़ियाओ जू उसे कुछ और भी बातें बताता है, जो सुनकर किंग यू को दोबारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा ज़ियाओ जू को मारते उससे पहले ही ज़ियाओ जू उससे कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ तो फिर तो तुम मुझे नहीं मारोगी ना? जिस पे किंग यू उससे कहती है, ओके, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारे ये हाथ ही तुम्हारी बॉडी से उखाड़ दूंगी। उसके बाद ज़ियाओ जू अपनी स्पिरिट नीडल्स को बाहर निकाल कर किंग यू का इलाज करता है और सिर्फ एक बार इलाज करने के बाद ही किंग यू को अपनी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस महसूस हो रहे थे और उसी के साथ साथ अब उसे अपनी बॉडी पहले से काफी हल्की भी लग रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी कल्टीवेशन पावर भी पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और ये सब देखकर किंग यू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, जिस पे ज़ियाओ जू उससे कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, जब तुम्हारी सभी मेरिडियन से वो आइस हट जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ज़ियाओ जू की ये बात सुनकर किंग यू उससे कहती है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिस पे ज़ियाओ जू अपनी तारीफें करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद ज़ियाओ जू किंग यू की पूरी बॉडी की मेरिडियन से वो आइस हटाने लगता है, जिन्होंने किंग यू की मेरिडियंस को ब्लॉक कर रखा था। और पहली ट्रीटमेंट के बाद ज़ियाओ जू किंग यू से कहता है, इसके बाद तुम्हें 6 बार और इसी तरह से ट्रीटमेंट करवानी होगी। और ये कहते कहते ज़ियाओ जू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि अभी ज़ियाओ जू बहुत ही ज्यादा कमजोर था और आज उसने किंग यू को हील करने के लिए अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पावर यूज कर ली थी। और ये देखकर आज किंग यू ने भी उसे अपने साथ सोने की इजाजत दे दी थी। और रात को सोते हुए ज़ियाओ जू किंग यू से कहता है, क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकती हो? जिस पे किंग यू उससे कहती है, हाँ बोलो, तुम क्या चाहते हो? जिस पे ज़ियाओ जू उससे कहता है, हनी, जब तुम इमॉर्टल क्लाउड पैलेस में चली जाओगी तो उसके बाद तुम्हें मुझे वहाँ पे 3 चीजें ढूंढ के देनी होगी। पहली दी लिंग लॉन्ग ग्रास, दूसरा 7 मिस्टिक और चौथा पर्पल पल्स स्काई क्रिस्टल। ज़ियाओ जू की ये बात सुनकर किंग यू उससे कहती है, ये जो तीनों चीजें तुम मुझसे कह रहे हो इन्हें हेवन लेवल का ट्रायर माना जाता है और एक टाइम पे इन तीनों चीजों को हासिल कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, पर तुम इन तीनों चीजों को क्या करने वाले हो? जिस पे ज़ियाओ जू उसे बताता है कि सिर्फ इन तीनों चीजों की मदद से ही मेरी मेरिडियंस वापस से रिपेयर हो सकती हैं, बस इसीलिए मुझे इन तीनों चीजों की जरूरत है। ज़ियाओ जू की ये बात सुनकर किंग यू उससे कहती है, ओके, तुम्हारे लिए मैं इन तीनों चीजों को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हमें ज़ियाओ मेंशन का मेन हाल दिखाया जाता है, जहाँ पे फैमिली हेड थर्ड एल्डर से कहते हैं, मुझे आज ज़ियाओ ट्राइब की तरफ से ये लेटर मिला है। ज़ियाओ ट्राइब का नाम सुनकर थर्ड एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वो लोग न जाने कब से ही ज़ियाओ ट्राइब की नजर में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो लोग इसमें फेल हो जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें ज़ियाओ ट्राइब की तरफ से एक लेटर मिला था, जिसमें ज़ियाओ ट्राइब के हेड ने उन्हें बताया था कि वो ज़ियाओ फैमिली के एक डिसेबल को अपने ट्राइब में शामिल करने के लिए तैयार है। और इसी वजह से ज़ियाओ फैमिली के हेड बहुत ही ज्यादा खुश थे। और यहाँ पे सेकंड एल्डर एक बार फिर से ज़ियाओ जी का मजाक उड़ाते हुए थर्ड एल्डर की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन अपने ग्रैंडसन के बारे में ऐसी बातें सुनकर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से फैमिली हेड और सेकंड एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और फैमिली हेड ने बहुत ही मुश्किल से थर्ड एल्डर को शांत किया था। उसके बाद हमें ज़ियाओ जू के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग यू अपनी आइस पावर का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर रही थी और उसे इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पे यू लोंग भी देख रहा था। और जैसे वहाँ पे यू लोंग आगे बढ़कर किंग यू से बात करने की कोशिश करता है तो किंग यू ने उसे एक थप्पड़ मार
दिया था, जिसकी वजह से यूलोंग का एक दांत भी टूट गया था। और ये देखकर यूलोंग वहाँ से चुपचाप बहुत ही तेजी से निकल गया था। अगले सीन में हम फैमिली हेड और दोनों एल्डर्स को देखते हैं जो ज़्याओ ट्राइब के यंग मास्टर का स्वागत कर रहे थे, और वो उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपने मेन हॉल के अंदर ले आते हैं। वहीं ज़्याओ ट्राइब का वो यंग मास्टर ज़्याओ फैमिली के एंसेस्टर्स की बेइज्जती करते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग जिन्हें हमने अपने ट्राइब से निकाल दिया था वो रियल में यहाँ आकर इस सिटी के किंग बन गए थे। और इन्हीं बातों के दौरान वो यंग मास्टर ज़्याओ फैमिली के हेड को बताता है कि मेरे फादर ने आपके लिए मिस्टिक पाउडर भेजा है जो कि किसी की भी डैमेज मेरिडियंस को दोबारा रिपेयर कर सकता है, और उसी के साथ ये पर्सन किसी भी पर्सन की कल्टीवेशन स्पीड को भी 10 गुना तक बढ़ा देता है। उस पाउडर के बारे में सुनकर लिंगजी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वो इस पाउडर की मदद से ज़्याओ चू की मेरिडियंस को दोबारा रिपेयर कर सकती थी। और तभी वहाँ पे वो यंग मास्टर की नजर लिंगजी पे पड़ती है, और लिंगजी को देखकर ही वो यंग मास्टर लार टपकाने लगा था। लेकिन वो लिंगजी से कुछ कह पाते उससे पहले ही ज़्याओ चू बीच में आते हुए उस यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर आप बहुत दूर से आए हैं इसलिए आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, अगर आप कहें तो मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। ज़्याओ चू को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर उस यंग मास्टर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अपने फैमिली एल्डर के कहने पर वो चुपचाप वहाँ से रेस्ट करने के लिए चला गया था। और अपने रूम में भी उसे ज़्याओ चू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी यूलोंग वहाँ आकर उस यंग मास्टर को बताता है कि उस लड़की जिससे आप बात करना चाहते थे उसका नाम लिंगजी है, पर वो तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी लड़की दिखा सकता हूँ जो कि ल्यूयोन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। और जब उस यंग मास्टर को पता चलता है कि यहाँ पे लिंगजी से भी ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की मौजूद है तो वो उसी वक्त यूलोंग के साथ उसको देखने के लिए चला गया था। और जब वो यंग मास्टर किंग यू को देखता है तो वो यंग मास्टर तो पूरा पागल ही हो गया था। और जब यूलोंग उसे बताता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की की शादी एक यूजलेस पर्सन के साथ की गई है तो उस यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से कहता है, ये तो इस खूबसूरत लड़की के साथ नाइंसाफी है, क्या यहाँ पे इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। जिस पे यूलोंग उस यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, नहीं यंग मास्टर, यहाँ पे किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इंसाफ के लिए आवाज उठा सके, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा। जिस पे वो यंग मास्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूँ, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई आइडिया है। जिस पे यूलोंग उस यंग मास्टर के कान में कुछ बताता है, जिसे सुनकर उन दोनों के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। उसके बाद हमें दोबारा ज़्याओ चू के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज ज़्याओ चू दोबारा किंग यू की ट्रीटमेंट कर रहा था। और आज तो ज़्याओ चू उसको हील करता करता इतना ज्यादा थक गया था कि वो ज़्याओ चू के ऊपर ही गिरकर बेहोश हो गया था। जिसके बाद ज़्याओ चू भी उसे अपनी आइस पावर का यूज करते हुए हील करने लगी थी। और हील करते हुए किंग यू ज़्याओ चू को काफी गौर से देखते हुए कहती है कि आखिर तुमने अपने अंदर कौन कौन से सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं। और किंग यू अब ये सब कह ही रही थी कि तभी ज़्याओ चू को होश आ गया था, और उसको होश आते हुए देखकर किंग यू उससे कहती है कि तुम्हें भी ज़्याओ ट्राइब में जाने के लिए कल सुबह होने वाले कंपटीशन में ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है वो यंग मास्टर शायद तुम्हें ही सिलेक्ट कर ले। जिस पे ज़्याओ चू ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ज़्याओ चू की ये बात सुनकर किंग यू को सोचते हुए उससे पूछती है कि क्या उन तीनों ट्रायल्स के अलावा तुम्हारी मेरिडियंस को रिपेयर करने का कोई और रास्ता नहीं है। जिस पे ज़्याओ चू कहता है, मुझे मेरे मास्टर ने एक और रास्ता भी बताया था। जिस पे किंग यू जल्दी से उससे पूछते है कि कौन सा रास्ता। जिस पे ज़्याओ चू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तो हो सकता है मेरी मेरिडियंस वापस रिपेयर हो जाए। ज़्याओ चू की ये बात सुनकर किंग यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो दोबारा उसे मारने लगी थी। अगले सीन में हम लिंगजी को मेंशन के मेन हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ वो छुप कर आगे बढ़ते हुए खुद से ही कह रही थी कि मुझे किसी भी हालत में उस मिस्टिक पाउडर को हासिल करना ही होगा, ताकि उसकी मदद से ज़्याओ चू अपनी मेरिडियंस को रिपेयर कर सके। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज वो यंग मास्टर किसी एक डिसेबल को सिलेक्ट करने वाला था, और वो यंग मास्टर ज़्याओ फैमिली के हेड से कहता है कि जल्दी से उस मिस्टिक पाउडर को भी मंगवा लें, क्योंकि मैं जिस डिसेबल को सिलेक्ट करूंगा वो मिस्टिक पाउडर भी वही डिसेबल डिजर्व करता है। यंग मास्टर की ये बात सुनकर वो फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, और वो यंग मास्टर के कदमों में गिरते हुए कहता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन कल रात ही उस मिस्टिक पाउडर को किसी ने चुरा लिया है। ये सुनकर तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन वो यंग मास्टर फैमिली हेड से कहता है कि आप फिक्र ना करें, उस मिस्टिक पाउडर वाले बॉक्स के अंदर एक खास किस्म का हो रहा है जिसे हम लोग जब चाहे ढूंढ सकते हैं। और ये कहकर वो यंग मास्टर अपने एक आदमी को वो बॉक्स ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, और थोड़ी ही देर में वो पर्सन उस मिस्टिक पाउडर वाले बॉक्स को लेकर वहाँ पे आ गया था। और जब वो यंग मास्टर अपने आदमी से पूछता है कि तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला है, तो वो पर्सन यंग मास्टर को बताता है कि मुझे ये बॉक्स रूम नंबर 66 से मिला है। और रूम नंबर 66 का सुनकर तो थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो गुस्से से लिंगजी की तरफ देखने लगे थे। लेकिन लिंगजी ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लिक कर कमेंट कर देना। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही इसका सेकंड एपिसोड भी अपलोड कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर के सर्वेंट को मिस्टिक पाउडर का बॉक्स लिंग जी के रूम से मिलता है, जो देखकर युनची के साथ साथ थर्ड एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन लिंग जी उनको देखकर ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैंने वो मिस्टिक पाउडर नहीं चुराया। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ज़ियाओ फैमिली का हेड गुस्सा करते हुए लिंग जी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मिस्टिक पाउडर को चुराने की। जिसपे लिंग जी थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने वो मिस्टिक पाउडर नहीं चुराया। जिसपे फैमिली हेड गुस्से से उससे कहता है कि अगर तुमने वो मिस्टिक पाउडर नहीं चुराया तो क्या फिर वो मिस्टिक पाउडर का बॉक्स खुद ब खुद ही उड़ते हुए तुम्हारे रूम में चला गया था। फैमिली हेड की ये बात सुनकर तो बेचारी लिंग जी और भी ज्यादा डर गई थी और वो अभी भी ना में अपना सर हिलाई जा रही थी, जो देखकर युनची भी समझ गया था कि जरूर यहाँ पे कोई मेरी आंट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं लिंग जी तो अब बुरी तरह से रोने लगी थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुकी है। वहीं ज़ियाओ क्लैन का यंग मास्टर, जिसकी स्टार्टिंग से ही लिंग जी के ऊपर बुरी नजर थी, वो लिंग जी को देखते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस चोरी के पीछे एक इतनी मासूम और खूबसूरत लड़की का हाथ होगा। और ये कहकर वो यंग मास्टर को लिंग जी से कहता है कि जब पहले तुम्हारे फैमिली हेड ने अनाउंस किया था कि जिसने भी चोरी की है वो सामने आ जाए, तब तुम सामने क्यों नहीं आई थी, इसलिए अब तो तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। उस यंग मास्टर की ये बात सुनकर ज़ियाओ फैमिली के हेड उस यंग मास्टर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहता है, यंग मास्टर प्लीज इस लड़की को माफ कर दें, ये अभी नादान है, इसे अभी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये दिल की बहुत ज्यादा साफ है और इसने जरूर उस मिस्टिक पाउडर को अपने भतीजे के लिए चुराया होगा, क्योंकि पैदा होने के साथ ही इसके भतीजे की मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज थी। तो जब आपने बोला था कि ये मिस्टिक पाउडर किसी की भी डैमेज मेरिडियंस को ठीक कर सकता है, तो इसीलिए इसने सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए ये कदम उठाया होगा। अपने फैमिली हेड को इस तरह से उस यंग मास्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर हमारा ये फैमिली हेड तो बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान निकला। ये बार बार उस यंग मास्टर से माफी मांगकर ये प्रूव कर रहा है कि वाकई ये चोरी मेरी आंट ने ही की है, जबकि इन्हें तो पहले सारे सबूत देखने चाहिए थे और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए था। लेकिन इसने डायरेक्ट यंग मास्टर से माफी मांगकर मेरी आंट को चोर प्रूव कर दिया। वहीं वो यंग मास्टर लंबी लंबी छोड़ते हुए बहुत ही प्राउड से कहता है कि मेरा ज़ियाओ क्लैन मेजर क्लैंस में से एक है और हमारे क्लैन के रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, जिनसे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। इसलिए ये लड़की भले ही दिल की साफ है या जो भी है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, पर आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं इसे अपने साथ वापस अपने ज़ियाओ क्लैन में ले जाऊँ और ये सारी बात जाकर ज़ियाओ क्लैन के मास्टर को बताऊं। उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा वो सभी को मानना ही पड़ेगा। उस यंग मास्टर की ये बात सुनकर तो लिंग जी और भी ज्यादा डर गई थी और वो रोते हुए कहती है, नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मुझे सजा क्यों मिलेगी। लेकिन लिंग जी की बात वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि सभी ने उसे ही चोर मान लिया था। जो देखकर युनची बीच में आते हुए यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर अगर आप बोला न माने तो मैं इस चोरी को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। युनची की ये बात सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन युनची नहीं मानता और वो अपनी आंट से कहता है, आप फिक्र न करें, मैं आपको बचा ही लूंगा। और युनची को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर ज़ियाओ फैमिली का हेड यंग मास्टर को बताने लगता है कि यही वो लड़का है जिसके लिए लिंग जी ने चोरी की थी। और ये कहकर फैमिली हेड यंग मास्टर को युनची का नाम बता पाता उससे पहले ही वो यंग मास्टर उससे कहता है, हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये वही लूजर युनची है ना, जो अभी तक अपनी मेरिडियंस को हील तक नहीं कर पाया। और ये कहकर वो यंग मास्टर अपने मन में कहता है कि ये लूजर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और ये सोचकर उस यंग मास्टर ने युनची को सवाल पूछने की इजाजत दे दी थी। यंग मास्टर से इजाजत मिलते ही युनची फैमिली हेड से कहता है, फैमिली हेड आप हमेशा से ही अपने असूलों के पक्के रहे हैं और आज तक हर एक ट्रेजर को आपने हमेशा बहुत ही संभाल के रखा है, लेकिन इस बार जब आपको पता था कि मिस्टिक पाउडर एक बहुत ही खास ट्रेजर है, तो आपने उसे फार्मेसी जैसी एक अनसेफ जगह पे क्यों रखा था। युनची की यह बात सुनकर फैमिली हेड भी एक पल के लिए पूरा हड़बड़ा गया था, लेकिन वो युनची को कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सेकंड एल्डर खड़ा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई फैमिली हेड से ऐसा बेतुका सवाल पूछने की। तुम ये सवाल पूछकर क्या जताना चाहते हो कि ये सब फैमिली हेड ने खुद जानबूझ के किया है। और वैसे भी यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारी मेरिडियंस डैमेज है और तुम्हारी आंट ने तुम्हारी उन्हीं मेरिडियंस को हील करने के लिए उस मिस्टिक पाउडर को चुराया होगा। जिसपे युनची बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि फैमिली हेड जिनके असूलों को लेकर लोग मिसालें देते हैं, तो आज ऐसे एक असूल पसंद शख्स ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। जिसपे वो फैमिली हेड कहता है कि मैंने उस मिस्टिक पाउडर को फार्मेसी में इसलिए रखवाया था क्योंकि उस मिस्टिक पाउडर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मैंने उसे फार्मेसी में मौजूद बाकी हाई ग्रेड की मेडिसिन के साथ छुपा दिया था ताकि उसे वहाँ पे कोई भी ढूंढ ना पाए। और वैसे भी आज तक हमारी फैमिली में किसी ने भी कोई भी चोरी नहीं की, इसलिए मैंने उस मिस्टिक पाउडर की सुरक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आंट उस मिस्टिक पाउडर को वहाँ से चुरा लेगी। फैमिली हेड का ये जवाब सुनकर सेकंड एल्डर युनची से कहता है, देखा, इस सब में हमारी फैमिली हेड की कोई भी गलती नहीं है, तुम बस यहाँ पे अपनी आंट की गलती को छुपाने के लिए फैमिली हेड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। जिसपे युनची कहता है, ओके ओके, मैं गलती सही, लेकिन अगर आपने वाकई उस मिस्टिक पाउडर के बॉक्स को बाकी मेडिसिन के साथ रखा था तो उस बॉक्स में अभी भी उन मेडिसिन की स्मेल होगी, तो क्या आप मुझे एक बार वो बॉक्स दिखा सकते हैं जिससे मेरा शक दूर हो जाए। युनची की ये बात सुनकर फैमिली हेड को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी उस यंग मास्टर का सर्वेंट जियो आगे आते हुए कहता है, वो मिस्टिक पाउडर बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए हम ऐसे ही उसे किसी को भी नहीं दिखा सकते। लेकिन यंग मास्टर कोंग उसे टोकते हुए कहता है, रुको रुको, जब उस लड़के को शक हो रहा है
तो तुम खुद ही उसे स्मेल करके क्यों नहीं बता देते। अपने यंग मास्टर की ये बात सुनकर जियो उस बॉक्स को स्मेल करते हुए कहता है, मास्टर इस बॉक्स से मेरिडियस और हर्बल की वाकई काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। जिस पे यूनची कहता है, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बॉक्स से कौन से हर्बल की स्मेल आ रही है। जिस पे फैमिली हेड गुस्से से उससे कहता है, यूनची क्या तुम पागल हो गए हो, ये कैसा सवाल है। जाहिर है वहाँ पे काफी सारी मेडिसिन और हर्बल रखी हुई थी, तो उस बॉक्स से उन सभी की मिक्स स्मेल ही आ रही होगी ना, कोई उनमें से किसी एक की स्पेसिफिक स्मेल कैसे बता सकता है। इस पे यूनची कहता है, क्यों नहीं बता सकता, हर मेडिसिन की स्मेल मुख्तलिफ होती है, जैसे कोई कड़वी होती है तो कोई मीठी होती है, और कुछ तो उनमें से फिशी टाइप्स की होती है। जो लोग फार्मेसी स्टोर्स में जाते रहते हैं उन्हें इस बारे में अच्छे से पता होता है। यूनची की ये बात सुनकर फैमिली हेड को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, आज से पहले तो ये लड़का हमेशा बेवकूफों की तरह बिहेव करता था, लेकिन आज अचानक से क्या हो गया जो ये इतनी इंटेलिजेंट बातें कर रहा है। वहीं यूनची यंग मास्टर कोंग को चने के जाल पे चढ़ाते हुए कहता है, यंग मास्टर मैंने सुना है कि आपके ज़ियाओ क्लैन में किसी के साथ बिना इंसाफी नहीं होती, वहाँ पे सबके साथ इंसाफ किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे कि आज यहाँ पे किसी बेकसूर को सजा मिले। वहीं फैमिली हेड भी वो बॉक्स यंग मास्टर को देते हुए कहता है, यंग मास्टर अब आप इस लड़के को बताएं कि इस बॉक्स से कौन सी स्मेल आ रही है। वो यंग मास्टर अब इस मैटर से बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो उस बॉक्स को स्मेल करके अपनी जान छुड़ाते हुए कहता है कि इस बॉक्स से काफी स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल आ रही है। यंग मास्टर कोंग की ये बात सुनकर यूनची कहता है, कितनी अजीब बात है ना कि आपको इस बॉक्स से फिशी स्मेल आ रही है, जबकि किसी भी मेडिसिन में फिशी स्मेल नहीं होती, वो या तो मीठी होती है या कड़वी होती है। मैंने तो फिशी स्मेल के बारे में बस झूठ बोला था। यूनची को इस तरह से उन सभी लोगों को अपनी बातों में फंसाते हुए देखकर किंग यू के फेस पे स्माइल आ गई थी। वहीं जियो आगे आते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसाने की, तुम क्या हम सभी को बेवकूफ समझते हो। जिस पे यूनची उसे भी अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही समय पे आगे आए हो। मेरा तुमसे भी एक सवाल है कि जब तुम उस बॉक्स को मेरी आंट के रूम से लेने गए थे, तब तुम्हें वो बॉक्स मेरी आंट के कौन से पिलो के नीचे से मिला था, लेफ्ट वाले पिलो से या राइट वाले पिलो से, और उस पिलो का कलर क्या था, और वो बेडरूम में किस तरफ रखा हुआ था, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। यूनची की यह बात सुनकर जियो बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो यूनची को क्या जवाब दे। ये देखकर यूनची उससे कहता है, क्या वो बुक्स तुम्हें वाकई मेरी आंट के रूम से ही मिला था, या फिर तुम बस उन्हें फंसाने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। यूनची की ये बात सुनकर लिंगजी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो शायद बच जाएगी। वहीं वहाँ पे खड़े बाकी डिसेबल्स भी ज़ियाओ क्लैन के खिलाफ बातें करने लगे थे, जो देखकर यंग मास्टर कोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूनची से कहता है, मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे ज़ियाओ क्लैन के ऊपर इल्जाम लगाने की, हमारे ज़ियाओ क्लैन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की सजा में अब तुम्हें मरना होगा। और ये कहकर वो जियो को यूनची को मारने के लिए कहता है, और जियो तो कब से इसी बात का वेट कर रहा था और उसने और ज्यादा देर ना करते हुए यूनची को मारने के लिए आगे बढ़ गया था। और जियो को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर यूनची कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और अभी मैं इनका सामना नहीं कर सकता। भाई जियो यूनची पे अटैक कर पाता उससे पहले ही थर्ड एल्डर बीच में आते हुए जियो को अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी थर्ड एल्डर उसके अटैक को नहीं रोक पाते और वो जियो के इस अटैक की वजह से वहाँ से काफी पीछे खिसक गए थे, जो देखकर थर्ड एल्डर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन जियो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने थर्ड एल्डर को बहुत ही आसानी से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था और बात को इस तरह से बिगड़ते हुए देखकर ज़ियाओ क्लैन से आया हुआ एक एल्डर यंग मास्टर कोंग को ये सब रुकने के लिए कहता है, जो देखकर यंग मास्टर कोंग ने भी जियो को रुकने के लिए कह दिया था। और उसके बाद थर्ड एल्डर उन सभी को बताते हैं कि मेरी बेटी वाकई बेकसूर है, क्योंकि पिछली रात मेरी बेटी वाकई ही उस मिस्टिक पाउडर को चुराने के लिए गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया था और उसी के साथ मैंने अपनी बेटी को समझाया भी था कि ये चीज हमारी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पूरी रात अपनी बेटी के ऊपर नजर रखी थी, वो एक पल के लिए भी अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। थर्ड एल्डर की ये बात सुनकर सेकंड एल्डर खड़ा होते हुए उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारी इस बात का कोई लॉजिक भी है? लिंगजी तुम्हारी बेटी है और तुम तो उसे बचाना ही चाहोगे ना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। जिस पे थर्ड एल्डर उससे कहते हैं, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं अपनी फैमिली में किस वजह से मशहूर हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी झूठ नहीं बोला और इस बात के गवाह ये सभी लोग हैं। और अब जब सारे पैतरे यंग मास्टर और उनके साथियों के खिलाफ आ गए थे तो यू लोग खड़ा होते हुए कहता है, थर्ड एल्डर कितनी अजीब बात है, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने तो अपनी ज़ियाओ फैमिली से अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला है कि यूनची आपका ग्रैंडसन है, जबकि वो तो रियल में आपका पोता है ही नहीं। यू लोग को ये बात सुनकर फैमिली हेड उसे डांटते हुए कहते हैं कि यहाँ पे अभी कोई और मैटर चल रहा है और वैसे भी तुम इस तरह से किसी के खून के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। पर यू लोग उनसे कहता है कि मैंने इन्हें खुद देखा है, ये अपने बेटे की कब्र के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि यूनची रियल में इनका ग्रैंडसन नहीं है। इवन थर्ड एल्डर का बेटा भी इस यूनची को बचाने के चक्कर में ही मरा था। असल में ये पिछली रात का वाकया था, जब थर्ड एल्डर अपने बेटे की कब्र के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि तुमने यूनची को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो अब मैं किसी भी हालत में उसकी लाइफ को बेहतर बना के रहूंगा। और थर्ड एल्डर की ये सारी बातें यू लोग ने सुन ली थी
और जब यू लोंग वहाँ से जाता है तो थर्ड एल्डर को भी एहसास हो गया था कि किसी ने छुपकर उनकी बातें सुनी है। यू लोंग की ये बात सुनकर थर्ड एल्डर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ओ तो उस रात तुम थे वहाँ पे। और ये बात सुनकर तो युनची को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो पूरी तरह से शॉक हो गया था और फैमिली हेड भी हैरान होते हुए थर्ड एल्डर से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। और तभी लिंगजी भी अपने पिता के पास आकर रोते हुए उनसे कहती है, प्लीज कह दीजिए कि ये सब झूठ है। लेकिन थर्ड एल्डर यहाँ पे सभी को हैरान करते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि युनची उनका रियल पोता नहीं है। जो सुनकर तो युनची बेचारा पूरी तरह से टूट गया था। और तभी यंग मास्टर कोंग आगे आते हुए उन लोगों से कहता है, अपना ये फैमिली ड्रामा बंद करो, मैं यहाँ पे उस मिस्टिक पाउडर की मिस्ट्री को सोल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही मिस्ट्री सोल्व हो गई है। और ये कहकर वो यंग मास्टर फैमिली हेड से कहता है कि जब ये युनची तुम्हारी ज़्याओ फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता तो जल्दी से इसे अपनी फैमिली से बाहर निकालो। यंग मास्टर की ये बात सुनकर फैमिली हेड ने भी युनची को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। फैमिली हेड की ये बात सुनकर युनची अपने ग्रैंडफादर के सामने झुककर उन्हें 3 बार ग्रीट करते हुए कहता है कि भले ही मैं आपका रियल पोता नहीं हूँ, लेकिन आज तक आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं आपके उस एहसान का बदला कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। और भले ही आप मेरे बायोलॉजिकल ग्रैंडफादर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपका पोता रहूंगा। और ये कहकर युनची अपने ग्रैंडफादर और आंट को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यू लोंग उसे रोकते हुए कहता है कि जाने से पहले किंग यू के साथ तुम्हारी जो शादी हुई है उसे तो खत्म करो, क्योंकि थर्ड एल्डर के बेटे ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन तुम तो उसके रियल बेटे हो ही नहीं, तो फिर किंग यू के साथ तुम्हारी शादी कोई भी मायने नहीं रखती। इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट मुझे देकर जाओ। जिसपे युनची को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो शांत लहजे में उससे कहता है, ये किंग यू और मेरा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी भी आउटसाइडर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर युनची ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को बाहर निकालते हुए जाकर सीधा किंग यू के हाथ में रख दिया था। और वो किंग यू से कहता है कि शादी हम दोनों की हुई थी, इसलिए ये तुम ही फैसला करो कि तुम इस शादी को तोड़ना चाहती हो या बचाना चाहती हो। और ये कहकर युनची ने सब कुछ किंग यू के ऊपर ही छोड़ दिया था। और वो वहाँ से जाते जाते किंग यू से उसके ग्रैंडफादर और आंट की रक्षा करने के लिए कहता है। युनची के वहाँ से जाते ही यू लोंग किंग यू से माफी मांगते हुए कहता है, हमारे सेक्ट से हुई एक गलती की वजह से तुम्हें उस लूजर के साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन अगर तुम ये मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दो तो तुम अपनी लाइफ को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारी सिटी की नंबर 1 जीनियस डिसेबल हो। इसलिए तुम्हारा हस्बैंड भी एक टॉप लेवल का कल्टीवेटर होना चाहिए। जिसपे किंग यू अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हुए यू लोंग से कहती है, क्या अभी अभी तुमने मेरे हस्बैंड की बात नहीं सुनी थी कि ये मैरिज सर्टिफिकेट हमारा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी भी आउटसाइडर को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। किंग यू की ये बात सुनकर थर्ड एल्डर और लिंगजी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि युनची के जाने के बाद किंग यू भी यहाँ से चली जाएगी। वहीं किंग यू की ये बात सुनकर यंग मास्टर को गुस्से से कहता है, ये मैटर अब तुम्हारा पर्सनल नहीं रहा, अब ये पूरे ज़्याओ क्लैन का मैटर है। और ये कहकर यंग मास्टर कोंग अपने सर्वेंट जियो को किंग यू का वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ने के लिए कहता है। लेकिन किंग यू जैसे ही वो मैरिज सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पे किंग यू भी अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उसके साथ फाइट बैक करने लगती है। और हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहाँ एक पल के लिए तो किंग यू ने जियो को मेन हॉल के अंदर पटक दिया था, जो देखकर जियो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अब की बार उसने अपनी फुल पावर का यूज करते हुए किंग यू के ऊपर अटैक कर दिया था। जैसे किंग यू भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे जा गिरी थी। और जैसे ही जियो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो तभी बाहर से एक अटैक आकर उसे लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा बर्फ में फ्रीज हो चुका था। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है आइस क्लाउड पैलेस के एल्डर की, जो कि किंग यू की मास्टर भी थी। और आइस क्लाउड पैलेस को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और ज़्याओ क्लैन का एल्डर भी जाकर यंग मास्टर कोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था। और तभी वो एल्डर गुस्से से उन लोगों से कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी डिसेबल के पर्सनल मैटर में घुसने की। उस एल्डर की ये धमकी सुनकर यंग मास्टर कोंग अपने एल्डर से पूछता है कि अब ये लेडी कौन है, जिसपे वो एल्डर उन्हें बताता है कि ये आइस क्लाउड पैलेस की एक इमोर्टल एल्डर है, जिन्हें हमारे कॉन्टिनेंट के 7 इमोर्टल कल्टीवेटर्स में से एक माना जाता है। और अगर यहाँ पे मेरे जैसे 10 और कल्टीवेटर भी आ जाएं तो फिर भी हम मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इनसे पंगा मत लेना। और जब यू लोंग को ये पता चलता है कि किंग यू असल में आइस क्लाउड पैलेस की एक डिसेबल है तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और उसी के साथ उसके किंग यू के साथ शादी करने के सारे सपने भी टूट गए थे। वह यंग मास्टर कोंग भी उस लेडी एल्डर से माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी डिसेबल है। और तभी वो एल्डर किंग यू से कहती है कि अगर तुम्हारा यहाँ का काम निपट गया हो तो अब हम यहाँ से जा सकते हैं। जिसपे किंग यू भी अपनी मास्टर को ग्रीट करते हुए चुपचाप उनके साथ वहाँ से जाने लगती है। और उनको वहाँ से जाते हुए देखकर यंग मास्टर कोंग यू से कहता है, चलो वो लोग तो चले गए यहाँ से, इसलिए अब तुम इस चोर लड़की लिंग यू को मेरे पास ले आओ। और यंग मास्टर कोंग की ये बात सुनकर किंग यू वहीं पे रुकते हुए अपने मास्टर से कहती है कि यहाँ पे आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पे किसी को भी कोई परेशानी हो। अपनी डिसेबल की ये बात सुनकर उस मास्टर ने जियो जो लिंग यू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जैसे वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। जो देखकर ज़्याओ फैमिली के एल्डर गुस्से से उस लेडी एल्डर से कहता है कि आप बार बार हमारी फैमिली मैटर में क्यों घुस रही हैं? अब क्या ये लिंग भी आपकी डिसेबल है? जिसपे वो लेडी एल्डर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में बिल्कुल भी
इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि मेरी डिसेबल किंग यू भी ज़ियाओ फैमिली में रहती है तो ये मैटर कहीं न कहीं मेरा भी है। और ये कहकर वो लेडी एल्डर ज़ियाओ फैमिली के हेड से पूछती है कि अगर आपके यहाँ कोई चोरी करे तो उसे क्या सजा दी जाती है, जिस पे वो फैमिली हेड घबराते हुए कहता है कि अगर कोई हमारी फैमिली में चोरी करे तो हम उसे 15 सालों के लिए बैक माउंटेन्स में भेज देते हैं, जिस पे वो लेडी एल्डर कहती है तो उस लड़की को भी यही सजा मिलनी चाहिए। वहीं थर्ड एल्डर भी फैमिली हेड से कहते हैं क्योंकि इल्जाम मेरी बेटी पे आया है तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी बेटी को सही से शिक्षा नहीं दी थी, इसलिए अब मैं भी अपनी बेटी के साथ अगले 15 सालों के लिए बैक माउंटेन्स में जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से उसको शिक्षा दे सकूं। और ये कहकर वो दोनों ज़ियाओ फैमिली से चले गए थे, जो देखकर तो बेचारा कोंग बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था क्योंकि दोनों लड़कियां उसके हाथ से निकल गई थी। और उसी के साथ किंग यू भी अपने मास्टर के साथ वहाँ से चली गई थी। और उन सभी को वहाँ से इस तरह से जाते हुए देखकर यंग मास्टर को गुस्से से कहता है, यूनची आज यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगले सीन में हम यूनची को देखते हैं जो दूर पहाड़ों के बीच एक छोटे से घर में बैठा हुआ था और वो वहाँ पे बैठे बैठे अपनी पिछली लाइफ के मास्टर और लवर को याद करते हुए कहता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है कि जिन लोगों को मैं चाहता हूँ वही लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी इस लाइफ में अपने लोगों के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा और अब मैं उन लोगों को बताऊंगा कि एक रियल डेविल की पावर क्या होती है। और ये कहकर यूनची उसी पहाड़ की चोटी से मिली हुई हेमली ग्रास को बाहर निकाल कर उसे अपनी हेमली पोजन पल की पावर से रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से वो ग्रास देखते ही देखते एक पिल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और जैसे यूनची उस पिल को खाता है तो यूनची भी वहाँ पे इनविजिबल हो गया था और यूनची वहाँ से गायब होते हुए कहता है, यू लोग मैं वापस आ रहा हूँ, तुम बस वेट करो और देखना मैं तुमसे अपना बदला कैसे लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूनची ने हेमली ग्रास का यूज करके उसे अपनी हेमली पोजन पाल की मदद से रिफाइन करते हुए एक इनविजिबल पिल बना ली थी, जिसकी मदद से वो कभी भी कहीं भी गायब हो सकता था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें ज़ियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनची भी इनविजिबल होते हुए यूलोंग के कमरे में आ गया था, जहाँ यूलोंग सपना देखते हुए कह रहा था, जब मैं ज़ियाओ ट्राइब के अंदर इंटर हो जाऊंगा तब वो ब्यूटी ज़िया किंग यू भी मेरी हो जाएगी। और उसके बाद वो यूनची को याद करते हुए कहता है, यूनची यू बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया, तुम बस थोड़ा वेट करो, बाद में देखना मैं तुम्हें कैसे कुत्ते की मौत देता हूँ। यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर यूनची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से यूलोंग की मेरिडियंस को देखते हुए सीधा अपने डैगर से यूलोंग की मेरिडियंस के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे यूनची का डैगर जाके यूलोंग को लगता है तो यूलोंग वहाँ पे दर्द से चिल्लाने लगा था और इसी के साथ यूलोंग की सारी मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है। और उस ब्लास्ट की वजह से फैमिली हेड को भी पता चल गया था कि जरूर यूलोंग के कमरे में कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो भागते हुए अपने बेटे के कमरे में आकर यूलोंग से पूछता है, बेटे क्या हुआ। लेकिन अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर फैमिली हेड भी एक पल के लिए पूरा शौक हो गया था और वो गुस्से से अपने बेटे से पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया। लेकिन यूलोंग को तो वहाँ पे उस डैगर की वजह से इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, जो देखकर उसके पिता ने और ज्यादा देर ना करते हुए उस डैगर को अपनी बेटी की बॉडी से बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो उस डैगर को साइड पे फेंकते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने बेटे को हील करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर यूलोंग बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए अपने पिता से कहता है, मिस्टिक पाउडर। मिस्टिक पाउडर का नाम सुनकर उसका पिता भी कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मिस्टिक पाउडर की मदद से तो तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन अभी फैमिली हेड मिस्टिक पाउडर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाहर से एक गार्ड भागते हुए आकर फैमिली हेड को बताता है, मास्टर एक बुरी खबर है, अचानक ही हमारे टायर हाउस के अंदर आग लग गई है। ये सुनकर फैमिली हेड को एक झटका लगता है और वो अपने दोनों गार्ड्स को अपने बेटे के पास रुकने का कहकर वो टायर हाउस की तरफ चला गया था। और जब फैमिली हेड बाहर निकल कर देखता है तो तब तक वो पूरा टायर हाउस आग में जल चुका था, जिसको देखकर फैमिली हेड घबराते हुए कहता है, नहीं, वो मिस्टिक पाउडर भी उसी टायर हाउस में पड़ा था, अगर वो मिस्टिक पाउडर जल गया तो मैं यूलोंग को कभी भी नहीं बचा पाऊंगा। और ये कहकर फैमिली हेड भागता हुआ उसी टायर हाउस की तरफ निकल गया था। और फैमिली हेड के वहाँ से जाते ही यूनची दोबारा यूलोंग के कमरे में आता है, जहाँ उसने आते ही अपनी हेमली पोजन का यूज करके उन दोनों गार्ड्स को वहीं पे बेहोश कर दिया था, जो देखकर यूलोंग और भी ज्यादा डर गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यूनची सामने आता है, जिसे देखकर तो यूलोंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो डरते हुए यूनची से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या ये सब तुमने किया है। जिसपे यूनची दोबारा उसके पेट में डैगर घुसाते हुए उससे कहता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है, तुम्हें याद है ना तुमने कैसे वेडिंग के दिन मुझे पॉइजन दिया था, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो शुरू से ही तुम्हारा सारा प्लान जानता था। और ये कहकर यूनची अपने डैगर को और ज्यादा पुश करते हुए यूलोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी आंट को धोखा देकर और मेरे ग्रैंडफादर की सबके सामने बेइज्जती करके ऐसे ही बच जाओगे। वह यूलोंग तो अब दर्द से वहाँ पे बुरी तरह से चिल्लाने लगा था, लेकिन यूनची तो वहाँ पे बिल्कुल अपनी पिछली लाइफ की तरह एक डेविल बना हुआ था। वो लगातार अपना डैगर यूलोंग के पेट में घुसाई जा रहा था और उसे उसके किए हुए एक एक गुनाह याद करवा रहा था, जो देखकर यूलोंग डरते हुए कहता है,
प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। जिसपे यूनची उससे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका दूंगा जो अब तक मैंने झेला है। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक लूजर होने की फीलिंग क्या होती है। और ये कहकर यूनची ने सीधा अपने डैगर से यूलोंग की मेरिडियंस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अब यूलोंग की बची हुई मेरिडियंस भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिन्हें अब दोबारा मिस्टिक पाउडर से भी रिपेयर नहीं किया जा सकता था। और उसी के साथ यूलोंग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगा था। उसके बाद हमें जाओ क्लैन के बैक माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केव के अंदर यूनची के ग्रैंडफादर और आंट रुके हुए थे, जहाँ पे लिंगजी तो अभी भी यूनची को याद करके रो रही थी। और तभी वहाँ पे यूनची भी आ जाता है, जिसे देखकर लिंगजी भागते हुए जाकर उसे अपने गले लगा लेती है। और असल में यूनची यहाँ पे आज अपने सवालों के जवाब लेने के लिए आया था, ताकि वो अपने ग्रैंडफादर से पूछ सके कि असल में वो है कौन। और ये बात यूनची के ग्रैंडफादर भी समझ गए थे, इसलिए वो यूनची को बताते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ ये बात तुमसे सीक्रेट ही रखूंगा, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। और ये कहकर यूनची के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि तुम्हारा रियल सरनेम यून है। जो सुनकर यूनची हैरान होते हुए कहता है क्या यहाँ पे भी यून। उसके बाद ग्रैंडफादर उसे उसके पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बड़े दिल के और वफादार आदमी थे, और इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल भी थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे लोग हीरो भी कहते थे। वो एक रियल मैन था जिसे सभी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन्हें गॉड ज्यादा पसंद करता है उन्हें वो जल्दी अपने पास बुला लेता है। जब यिंग मेरा बेटा उससे मिला था तो तब उसके पीछे उसके दुश्मन पड़े हुए थे, जिनसे यिंग ने ही उन्हें बचाया था, और वो उन्हें बचाकर हमारे इस ज़ाओ सेक्ट में ले आया था, ताकि वो लोग यहाँ पे छुप कर अपने दुश्मनों से बच सके। और इसी भागदौड़ में तुम्हारी मेरिडियंस भी उस वक्त डैमेज हो गई थी। इस तरह तुम्हारे फादर और यिंग दोनों मिले थे, जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल सगे भाइयों की तरह बन गए थे, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक एक दिन तुम्हारे पिता के दुश्मन हमारे ज़ाओ सेक्ट तक भी आ पहुंचे थे। लेकिन तुम्हारे पिता इस सब में यिंग और ज़ाओ सेक्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अकेले ज़ाओ सेक्ट से भाग गए थे। लेकिन यिंग समझ गया था कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता की जान खतरे में है, इसलिए उसने तुम्हारी जगह पे अपने बेटे को रख दिया था, और तुम्हारे पिता उसके बेटे को ही लेकर वहाँ से भागे थे। और यहाँ पे यिंग ने तुम्हारे फादर की ब्लड लाइन को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन ये बात हम में से किसी ने भी नहीं सोची थी कि वो लोग यिंग तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि यिंग तुम्हारे पिता के एक खास दोस्त है। इसलिए उन लोगों ने यिंग से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन यिंग ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए उन लोगों ने यिंग को भी मार दिया था। और ये सारी बातें बताते हुए ग्रैंडपा के साथ साथ यूनची और लिंगजी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है जिसने सिर्फ अपने दोस्त के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया था। और ये सारी बातें सुनकर यूनची खड़ा होते हुए अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडपा आपकी फैमिली ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पे ग्रैंडफादर यूनची से कहते हैं पागलों की तरह बातें मत करो, अभी अभी तुमने ही तो कहा था भले ही तुम मेरे बायोलॉजिकल ग्रैंडसन नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। जिस पे लिंगजी भी आगे आते हुए यूनची से कहती है कि फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तभी ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि हाँ एक बात मैं तुम्हें बतानी ही भूल गया, तुम जानते हो जब तुम बच्चे थे तब मैं क्यों तुम्हें इस प्लेनेट को निकालने से मना करता था, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। क्या पता गॉड ने उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स को बचा लिया हो और वो दोनों अभी भी जिंदा हो, तो ये प्लेनेट उन्हें तुम्हें पहचानने में मदद करेगा। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर यूनची हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में भी ये प्लेनेट इसी तरह से मेरे गले में था, और मेरी पिछली लाइफ में मेरे मास्टर ने भी मुझसे यही कहा था कि ये प्लेनेट मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए थे। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई और ही मिस्ट्री है? तभी ग्रैंडफादर यूनची को बताते हैं कि यिंग ने मुझे एक बार बताया था कि वो लोग किसी हेवनली टायर की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे पड़े हुए थे, और उसी के साथ उसने मुझसे प्रॉमिस लेते हुए कहा था कि मैं उस हेवनली टायर का जिक्र इसके बाद कभी भी किसी के सामने ना करूं। जिस पे यूनची अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप फिक्र ना करें, मैं 3 सालों बाद वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं उन लोगों से गिन गिन कर बदला लूंगा जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। मैं उन लोगों को इससे 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। और ये कहकर यूनची अपने ग्रैंडफादर के सामने झुक गया था, जो देखकर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम हम दोनों के बारे में फिक्र मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि ज़ाओ ट्राइब का यंग मास्टर कोंग हर तरफ तुम्हें ढूंढ रहा है। और इसी के साथ यूनची ज़ाओ फैमिली से चला गया था। उसके बाद हमें लियो यून सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किंग यू भी अपने पिता से अलविदा लेकर वापस अपने मास्टर के पास आ गई थी, जहाँ उसकी मास्टर किंग यू से कहती है इमोर्टल क्लाउड पैलेस में जाने के बाद ये बात कोई भी नहीं जानता कि तुम वहाँ से कब वापस आ पाओगी, इसलिए तुम अपने सारे मैटर्स को एक ही बार में सोल्व कर लो। जिस पे किंग यू अपनी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर डोंट वरी, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं और अब मैं आपके साथ आने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और उसी के साथ मेरे फादर भी मुझे इमोर्टल क्लाउड पैलेस में लेने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। जिस पे उसकी मास्टर कहती है कि आप मुझे तुम्हारी मिस्टिक वेन्स को चेक करने दो ताकि मैं उन्हें ओपन करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम बस जब मेरी की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर जाए तो उससे अपनी मिस्टिक वेन्स के अंदर पूरी तरह से फील करना। जिस पे किंग यू हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके बाद उस मास्टर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी ताकि इस दौरान इन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद वो जैसे ही किंग यू का हाथ पकड़कर उसकी मिस्टिक वेन्स यानी मेरिडियंस को चेक करती है तो उसे एक झटका लगता है और वो उसके दोनों हाथ पकड़कर दोबारा उसकी मिस्टिक वेन्स को चेक करने लगती है, जिसकी वजह से उसे एक बार और झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए किंग यू से पूछती है मुझे बताओ कि क्या तुम इस दौरान किसी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कैपेबल पर्सन से मिली हो और क्या उस पर्सन ने तुम्हें कोई खास तरह
की लेक्चर दी थी, जो सुनकर किंग यू भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या मेरी मिस्टिक वेन्स के साथ कुछ गड़बड़ है। जिस पे उसकी मास्टर किंग यू को बताती है कि किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर 54 मिस्टिक वेन्स होती हैं और एक नॉर्मल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में उनमें से सिर्फ 10 मिस्टिक वेन्स को ही ओपन कर पाता है, क्योंकि उसके बाद मिस्टिक वेन्स को ओपन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन हमारी मोटल क्लाउड पैलेस के जो लॉर्ड है, उन्होंने भी न जाने कितने 100 सालों की मेहनत के बाद 7 और मिस्टिक वेन्स को ओपन किया है। मींस उन्होंने टोटल 17 मिस्टिक वेन्स को ओपन किया है, जिसमें न जाने उनको कितने 100 साल लगे। इवन पूरे टियानजियान कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा अपनी मिस्टिक वेन्स को ओपन किया है, पर तुमने तो इतनी कम एज में ही अपनी सारी की सारी मिस्टिक वेन्स को ओपन कर लिया है। अब ये सुनकर खुद किंग यू को भी एक झटका लगता है। वहीं वो मास्टर तो अभी भी बहुत ज्यादा शौक थी और वो किंग यू से कहती है कि तुम्हारी जैसी मिस्टिक वेन्स तो सिर्फ गॉड्स की ही होती हैं, और अब क्योंकि तुम्हारी सभी मिस्टिक वेन्स ओपन हो गई हैं, तो फ्यूचर में तुम बाकी लोगों से 5 गुना ज्यादा तेजी से कल्टीवेट कर पाओगी। कल्टीवेशन स्पीड का सुनकर किंग यू को भी दोबारा झटका लगता है और उसे यूनची की वही बात याद आती है जब उसने किंग यू से कहा था कि मेरे इस मेथड की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सोचकर किंग यू हैरान होती हुई कहती है, ओ तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जिस पे उसकी मास्टर खुश होते हुए किंग यू से पूछती है कि कौन है वो, जल्दी से मुझे उस सीनियर का नाम बताओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम ये बात जानती हो कि उसने तुम्हारी सभी मिस्टिक वेन्स को एक साथ कैसे ओपन किया था। जिस पे किंग यू थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपने मास्टर से कहती है कि उसने मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया था। और ये कहकर किंग यू अपनी मास्टर के सामने झुकते हुए उनसे कहती है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने उस पर्सन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिस पे उसकी मास्टर उससे कहती है, ऐसा जीनियस पर्सन कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जान सके। वो पर्सन जरूर एक ग्रैंड मास्टर होगा जिसने गॉड लेवल को भी अचीव कर लिया होगा। तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बारे में किसी को पता चले। इसलिए तुम इस बात को हमेशा सीक्रेट ही रखना और किसी को भी इस बारे में कुछ भी ना बताना, क्योंकि उस पर्सन ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर किया है जिसे तुम चाहकर भी अपनी लाइफ में कभी भी नहीं चुका पाओगी। और ये कहकर वो मास्टर उसी पर्सन यानी यूनची के बारे में सोचती हुई कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद से कभी मुझे भी उस पर्सन से मिलने का मौका मिल जाए। जिस पे किंग यू अपनी मास्टर से कहती है, थैंक यू मास्टर मेरी बात समझने के लिए। जिस पे किंग यू की मास्टर उससे कहती है कि हम दोनों को यहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए अब हम लोगों को वापस जाकर जल्द से जल्द ये ग्रेट न्यूज इमॉर्टल क्लाउड पैलेस के लॉर्ड को भी देनी होगी। और मुझे उम्मीद है नेक्स्ट चैंग फेंग बैटल में तुम इमॉर्टल क्लाउड पैलेस की नंबर 1 डिसेबल बनने वाली हो। उसके बाद वो मास्टर यूनची को लेकर वहाँ से चली गई थी और वहाँ से जाते हुए किंग यू यूनची को याद करते हुए कहती है, न जाने वो कहाँ पे और कैसा होगा। उसके बाद हम अगले सीन में यूनची को देखते हैं जहाँ उसके पीछे यंग मास्टर कोंग का एक आदमी पड़ा हुआ था और उसने यूनची के ऊपर अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां यंग मास्टर कोंग के आदमी यूनची के पीछे पड़े हुए थे और उनमें से एक आदमी ने पीछे से वहां पे यूनची के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पे यूनची थोड़ा घायल हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जैसे यूनची दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है तो उस वॉरियर ने काफी तेजी से आगे जाकर यूनची को उसके गले से पकड़ते हुए दोबारा नीचे गिरा दिया था। और वो अपने डैगर को बाहर निकालकर यूनची के गले के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर के ऑर्डर के मुताबिक मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यंग मास्टर कोंग ने मुझसे कहा था कि मैं ऐसे ही तुम्हें ना मार दूं, बल्कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मारूं। और ये कहकर वो वॉरियर सबसे पहले यूनची की आंख निकालने के लिए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यूनची की आंख के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही यूनची ने पास से मट्टी उठाते हुए उस वॉरियर की आंखों में डाल दी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर यूनची दोबारा वहाँ से भागने लगा था, लेकिन उस वॉरियर ने भी अपनी खास टेक्निक का यूज करते हुए उस मिट्टी को अपनी आंखों में गिरने से पहले ही रोक दिया था। और उसके बाद वो गुस्से से यूनची की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नाइस, अब तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर उस वॉरियर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए पीछे से ही यूनची के पैरों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यूनची वहाँ पे एक बार फिर से गिर गया था और वो लगता हुआ सीधा कांटेदार पौधों के पास जाके गिरा था, जिसकी वजह से एक छोटा सा कांटा उसके हाथ में भी चुभ गया था, जिससे हमारी पॉइजन पल की पावर रिलीज होने लगी थी। और इसी के साथ यहाँ पे यूनची को एक आइडिया आता है और उसने अपने हाथ में 2 कांटेदार पत्ते ले लिए थे जिनमें ऑलरेडी काफी सारा पॉइजन था, लेकिन उसके बावजूद भी यूनची ने उनमें अपने हेवनली पॉइजन पल का पॉइजन भी मिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब वो वॉरियर भी यूनची के पास पहुंच चुका था और वो यूनची के पास आते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर वो वॉरियर जैसे यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो यूनची ने वो दोनों कांटेदार बीज उस वॉरियर की तरफ फेंक दिए थे, जिस उस वॉरियर ने भी अपना हाथ आगे करते हुए रोक लिया था। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ता है तो उसे भी एहसास हो गया था कि उन दोनों में बहुत ही खतरनाक पॉइजन था, इसलिए उसने और ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली अपने डैगर से अपने हाथ को काट कर उस पॉइजन को बाहर निकाल दिया था। और इस सब में यूनची वहाँ से काफी तेजी से भागता हुआ गायब हो गया था, जो देखकर अब उस वॉरियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो भी अपनी लाइटिंग स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए
काफी तेज से यूनची का पीछा करने लगा था और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वो वॉरियर दोबारा यूनची के पास पहुंच चुका था, जहां अब की बार उसने और ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट ही पीछे से अपने डैगर की मदद से यूनची के ऊपर अटैक कर दिया था। और आज यहाँ पे यूनची की किस्मत भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो भागता भागता वहाँ पे एक पत्थर के साथ टकरा कर गिर गया था, जिसकी वजह से अब उस वॉरियर का अटैक बस यूनची को लगने ही वाला था। और अगर ये अटैक यूनची को यहाँ पे लग जाता तो यूनची का खेल यहीं पे खत्म हो जाना था। और उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर यूनची ने भी अपनी आंखें बंद करके अपने हेमली पॉइजन पर्ल वाले हाथ को आगे कर दिया था। और उस वॉरियर का ये अटैक यूनची को लग पाता उससे पहले ही यूनची के हेमली पॉइजन पर्ल वाले हाथ से जैस्मीन ने बाहर निकलते हुए उस वॉरियर के डैगर को पकड़कर आगे बढ़ते हुए उसी डैगर की मदद से उसने उस वॉरियर के ऊपर एक के बाद एक कई सारे अटैक्स करके उसे मार दिया था। और जैस्मीन का ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि ना तो उस वॉरियर को कुछ समझ आई थी और ना ही यूनची को कुछ समझ आई थी कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। और यूनची यहाँ पे खुद को सही सलामत देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं उस अटैक से बच कैसे गया? वहीं वो वॉरियर तो बिल्कुल वहाँ पे एक स्टैचू की तरह जम चुका था। और तभी देखते ही देखते धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स आने लगे थे, जिसकी वजह से उस वॉरियर की बॉडी एक पत्थर की तरह टूटकर वहीं डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उस वॉरियर की बॉडी डिस्ट्रॉय होते ही यूनची की नजर जैस्मीन के ऊपर पड़ती है और यूनची जैस्मीन को देखकर हैरान होते हुए कहता है, ये तो वही लड़की है, क्या अभी अभी इसी ने यहाँ पे मेरी जान बचाई थी? वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन भी काफी गौर से यूनची को देखने लगी थी, जो देखकर यूनची खुश होते हुए कहता है, ओ तो फाइनली से होश आ ही गया। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे जैस्मीन की तबीयत दोबारा खराब होने लगती है, क्योंकि उसके यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर यूज करने की वजह से उसकी गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा एक्टिवेट हो गई थी, जिसे एक पल के लिए यूनची ने अपनी हेवनली पॉइजन पल की मदद से खत्म कर दिया था। और उस गॉड किलिंग पॉइजन की वजह से जैस्मीन की हालत यहाँ पे एक बार फिर से काफी खराब हो गई थी, जो देखकर यूनची उसके पास जाते हुए उससे कहता है, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? इस पे जैस्मीन ने अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए खुद को किसी तरह से संभाल लिया था, जो देखकर यूनची उससे कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमारे हिसाब बराबर हो गया है, क्योंकि पहले मैंने भी एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। और अगर तुम दोबारा मेरे हेवनली पॉइजन पाल के अंदर जाना चाहती हो तो तुम बिला झिझक वहाँ पे जा सकती हो। और ये कहकर यूनची उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूनची है और तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन यूनची अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी जैस्मीन ने काफी गुस्से से आगे बढ़ते हुए जाकर यूनची को गले से पकड़कर पीछे एक स्टोन के साथ जाके लगा दिया था। और वो कोल्ड टून में यूनची से कहती है, हेवनली पॉइजन पर्ल एक हेवनली ट्रायर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके बावजूद भी हेवनली पॉइजन पर्ल ने तुम्हारे जैसे एक लूजर को अपना मालिक कैसे चुन लिया। और ये कहकर जैस्मीन यूनची का गला और भी ज्यादा जोर से दबाने लगी थी, जो देखकर यूनची बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उससे कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती तो अभी अभी तुमने हेवनली पॉइजन पर्ल से बाहर निकलकर मेरी जान नहीं बचाई होती। इवन तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि तुम ये बात जानती थी कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के बाद तुम्हारी गॉड किलिंग पॉइजन एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब है तुम्हें वाकई मेरी जान की परवाह है। और ये कहकर यूनची जैस्मीन को बताता है कि वो गॉड किलिंग पॉइजन ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे तुम्हारी सोल को भी डैमेज कर रहा है। और अब जब तुम मेरे हेवनली पॉइजन पर्ल के अंदर रहती हो तो इस हिसाब से मेरी लाइफ अब तुम्हारी भी है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी तुम मुझे मारकर वो हेवनली पॉइजन पर्ल को मुझसे छीनने की कोशिश करोगी तो उससे तुम एक ही झटके में खत्म हो जाओगी। और ये कहते हुए यूनची ने वहाँ पे खुद को ढीला छोड़ दिया था, जो देखकर जैस्मीन ने भी उसे छोड़ दिया था। जिसके बाद यूनची नीचे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, जो देखकर जैस्मीन उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे एक लूजर गॉड किलिंग पॉइजन के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? जिस पे यूनची उससे कहता है, क्योंकि मैं एक हाईली स्किल्ड डॉक्टर हूँ और इस सब के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी इस गॉड किलिंग पॉइजन का इलाज सिर्फ एक किंग फेस के रियलम का कल्टीवेटर ही कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे काफी सारे मटेरियल्स की जरूरत होगी। और वैसे भी तुम्हारी लाइफ मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी, तो इसलिए अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम्हें मुझे नहीं मारना होगा। और उसी के साथ बाकी लोगों से भी तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं मरा तो मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगी। और तभी वहाँ पे यंग मास्टर कोंग का एक दूसरा वॉरियर भी यूनची की तलाश में वहाँ पहुंच गया था, जो देखकर यूनची स्माइल करते हुए जैस्मीन से कहता है, ये लो एक और पर्सन आ गया जो मेरी जान लेना चाहता है। वहीं उस वॉरियर को भी अपने साथी वॉरियर की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सोड को बाहर निकालते हुए गुस्से से यूनची से पूछता है कि मेरे साथी की ऐसी हालत किसने की? जिस पे यूनची जैस्मीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने। और जैसे वो वॉरियर जैस्मीन को देखता है तो वो वॉरियर एक पल के लिए जैस्मीन की खूबसूरती में खो गया था और वो खुद से ही कहता है, ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक टियानजुआन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं देखी। और ये कहकर वो वॉरियर लाल टपकाते हुए धीरे धीरे जैस्मीन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैस्मीन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने एक मामूली से अटैक से उस वॉरियर की एग्जिस्टेंस तक को खत्म कर दिया था। ये देखकर तो यूनची को भी एक झटका लगता है और अभी वो इस बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही जैस्मीन की गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से दोबारा उसकी हालत खराब होने लगी थी। ये देखकर यूनची भी अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर का यूज करके जैस्मीन को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और देखते ही देखते वो गॉड किलिंग पॉइजन जैस्मीन की बॉडी से दोबारा गायब हो गई थी। जिसके बाद जैस्मीन ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए यूनची का ब्लड पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उस हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर धीरे धीरे जैस्मीन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ये देखकर यूनची उससे पूछता है कि जब भी तुम मुझे देखती हो तो तुम मुझे इस तरह से काटती क्यों हो? कहीं तुम एक पपी तो नहीं हो? लेकिन वो यूनची को कोई भी जवाब नहीं देती और उसने देखते ही देखते यूनची का काफी सारा ब्लड पी लिया था। जिसके बाद यूनची उससे पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक अपना नाम नहीं बताया, जिसपे वो टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मेरा नाम जैस्मीन
जैस्मीन है। जैस्मीन नाम सुनकर यूनची उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत ज्यादा क्यूट है, जिसपे जैस्मीन उसे बताती है कि जैस्मीन उसे कहा जाता है जो रेड ब्लड पीने की शौकीन हो। ये सुनकर यूनची को दोबारा एक झटका लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद यूनची खड़ा होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में गॉड किलिंग पॉइजन मौजूद है, इसलिए अब तुम और ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज मत करना, वरना वो गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम दोबारा मेरे हेवनली पॉइजन पर्ल के अंदर जा सकती हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे जैस्मीन उससे पूछती है कि तुम्हारे जैसे एक कमजोर पर्सन भला मुझे कैसे प्रोटेक्ट करेगा। जिसपे यूनची उससे कहता है क्यों तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? ये तो बस कुछ गड़बड़ की वजह से मेरी मिस्टिक वेन्स डैमेज हो गई हैं, इसलिए मैं इस तरह से कमजोर हो गया हूँ। लेकिन इन 3 सालों के अंदर अंदर मैं अपनी मिस्टिक वेन्स को किसी भी हालत में रिपेयर करके रहूंगा और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करके दोबारा पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। यूनची की ये बात सुनकर जैस्मीन उससे कहती है पर इसके लिए तुम्हें 3 सालों की क्यों जरूरत है? क्या मिस्टिक वेन्स को दोबारा रिपेयर करना इतना ज्यादा मुश्किल है? और ये कहकर जैस्मीन यूनची से कहती है कि अगर तुम मेरी 3 शर्तों को मानने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर नई मिस्टिक वेन्स बना सकती हूँ। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची हैरान होते हुए कहता है क्या कहा तुमने? जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि पावर ऑफ गॉड की मदद से मिस्टिक वेन को दोबारा बहुत आसानी से रीजनरेट किया जा सकता है। जिसपे यूनची उससे कहता है क्या वाकई तुम सच बोल रही हो? जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि मैं अपनी प्रिंसेस होने की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उससे कहता है कि अगर तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है तो मैं तुम्हारी 300 कंडीशंस पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मुझे बताओ कि तुम्हारी 3 कंडीशंस कौन सी हैं। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि पहली कंडीशन में तुम्हें मेरे लिए 3 चीजें ढूंढनी होंगी, जिसमें पहला नेदर फ्लावर, सेकंड 3 मिस्टिक पिल्स जो कि सारी की सारी डोमिनेट फेज से हाई रियलम में हो, और थर्ड चीज तुम्हें मेरे लिए 35 किलोग्राम पर्पल पल्स गोल्ड क्रिस्टल ढूंढनी होगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची को एक झटका लगता है और वो गुस्से से जैस्मीन से कहता है तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? ये तीनों चीजें अगर मैं टियानजोन कॉन्टिनेंट का पूरा चप्पा चप्पा भी छान मारूं तो फिर भी मिलना इम्पॉसिबल है। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि ये तीनों चीजें मेरी बॉडी को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। तो अब बताओ क्या तुम मेरी इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए प्रॉमिस करते हो? जिसपे यूनची उससे पूछता है कि मुझे ये सारी चीजें कितने टाइम में ढूंढनी होंगी। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि ऑलमोस्ट 30 सालों के अंदर अंदर तुम्हें ये तीनों चीजें किसी भी हालत में ढूंढनी ही होगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची ने भी कुछ सोचते हुए उससे प्रॉमिस कर दिया था। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि इसके अलावा भी मुझे मेरी बॉडी को वापस रिबिल्ड करने के लिए तुम्हारी लाइफ सोर्स पावर की भी जरूरत होगी, ताकि मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिस्टोर कर पाऊं, और इसके लिए तुम्हारी मिस्टिक पावर को मुनाच फेस तक होना जरूरी है। इसलिए तुम्हें किसी भी हालत में 30 सालों के अंदर अंदर मुनाच फेस रियलम तक पहुंचना होगा। ये मेरी सेकंड कंडीशन है। जैस्मीन की ये कंडीशन सुनकर यूनची हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये गर्ल किस लेवल पे है जो इसे अपनी बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए मुनाच फेस की मिस्टिक पावर की जरूरत होगी। इसके हिसाब से मुझे लगता है ये लड़की ऑलरेडी गॉड फेस में पहुंच चुकी है। और ये सोचकर यूनची जैस्मीन से कहता है कि टियानजोन कॉन्टिनेंट के अंदर 30 सालों में मुनाच फेस तक पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं उस फेस तक पहुंचने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसपे जैस्मीन उसे कहती है ओके, मेरी थर्ड और लास्ट कंडीशन ये है कि तुम मेरे सामने झुकते हुए मुझे अपना मास्टर बोलो। जिसपे यूनची उससे पूछता है लड़की क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी एज क्या है? जिसपे जैस्मीन कहती है कि मैं 13 साल की हूँ। ये सुनकर यूनची उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपना मास्टर बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने झुकना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। यूनची की ये बात सुनकर जैस्मीन ने उसे किक मारते हुए नीचे गिराकर जबरदस्ती अपने सामने झुका लिया था, और इस तरह जैस्मीन की तीनों शर्तों के लिए यूनची ने प्रॉमिस कर दिया था। उसके बाद हम उन लोगों को टियानजोन कॉन्टिनेंट के रेड ड्रैगन माउंटेन्स के अंदर देखते हैं, जहाँ बैठे हुए जैस्मीन यूनची से कहती है क्या तुम जानते हो कि लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे वो इतना खतरनाक गॉड किलिंग पॉइजन क्यों दिया है? ये कहकर जैस्मीन एक ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हुए यूनची से कहती है कि ये सब सिर्फ मेरे इस ब्लड ड्रॉप की वजह से हो रहा है। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जैस्मीन और यूनची को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे जैस्मीन एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालते हुए कहती है कि ये सब इसी की वजह से शुरू हुआ था। और ये कहकर जैस्मीन यूनची को उस ब्लड ड्रॉप की कहानी बताती है कि एंशिएंट टाइम में गॉड्स ऑफ एज के बाद सिर्फ एक ही ट्रू गॉड बचा था, जिसे इवल गॉड के नाम से जाना जाता था। और इवल गॉड के डाउनफॉल के बाद एज ऑफ गॉड्स पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन जब इवल गॉड मरा तो उसकी सारी पावर्स इस ब्लड ड्रॉप में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके अंदर इमॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ की एनर्जी मौजूद है। इसलिए अगर तुम इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो तो ये ब्लड ड्रॉप ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी मिस्टिक वेन्स को इविल गॉड की मिस्टिक वेन्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारे अंदर इविल गॉड की पावर्स भी आ जाएंगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जो देखकर जैस्मीन उसे बताती है कि इविल गॉड के मरने के बाद इस यूनिवर्स के न जाने कितने ही लोग इस ब्लड ड्रॉप के पीछे पड़े हुए थे, ताकि वो इस ब्लड ड्रॉप को हासिल करके इमॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ एनर्जी को हासिल कर सके। लेकिन आखिर में ये ब्लड ड्रॉप किसी तरह से मेरे हाथ में लग गया था। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची को सोचते हुए उससे कहता है कि अगर ये ब्लड
ब्लड ड्रॉप इतना ही ज्यादा खास है तो तुम ऐसे ही इसे फ्री में मुझे क्यों दे रही हो? और जैसा कि तुम बता रही हो कि इस ब्लड ड्रॉप के अंदर इवल गॉड की पावर्स है, तो फिर तुम इसे खुद अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट क्यों नहीं कर रही? जिस पे जैस्मीन यूनची को बताती है क्योंकि इस ब्लड ड्रॉप को हासिल करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी पावर्स बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रही थी। इसलिए अगर मैं इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हूँ तो ये मेरी मिस्टिक वेन्स को दोबारा रिस्टोर कर देगा और उसी के साथ ये मेरी मिस्टिक वेन्स को चेंज करके इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी ओरिजिनल मिस्टिक पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मुझे सब कुछ दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती थी? जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उससे कहता है कि तुम्हारी बात में लॉजिक तो है, लेकिन अगर ये ब्लड ड्रॉप फेक हुआ तो फिर क्या होगा? जिस पे जैस्मीन उससे कहती है इसीलिए तो इसे चेक करने के लिए तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही जैस्मीन ने वो ब्लड ड्रॉप अचानक ही यूनची की बॉडी के अंदर भेज दिया था और ऐसा होते यूनची को अपनी पूरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। इवन उसकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से यूनची को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से कोई उसकी सोल को बाहर खींच रहा है। और तभी देखते ही देखते वो ब्लड ड्रॉप पूरी तरह से यूनची की बॉडी के अंदर फैलने लगा था और वो यूनची की बॉडी के अंदर ट्रेवल करता हुआ यूनची की मिस्टिक वेन वाली जगह पे पहुंच गया था। और देखते ही देखते उस ब्लड ड्रॉप ने यूनची की डैमेज हो चुकी मिस्टिक वेन्स को इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था और उसी के साथ इवल गॉड की शैडो भी यूनची की मिस्टिक वेन्स के ऊपर आ गई थी। और इस सब में यूनची को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन यूनची भी अभी तक हार न मानते हुए किसी तरह उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आ रहा था। और उस ब्लड ड्रॉप ने देखते ही देखते यूनची की मिस्टिक वेन्स को पूरी तरह से इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और ऐसा होते यूनची की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर जैस्मीन उससे कहती है कि ये दर्द तो सोल ईटिंग पेन के सामने कुछ भी नहीं है, ये तो बस तुम्हारी मिस्टिक वेन्स दोबारा रीजनरेट हो रही है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा है। लेकिन तुम्हारा रियल पेन तो इसके बाद शुरू होने वाला है, जब तुम इवल गॉड की पावर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही यूनची की मिस्टिक वेन्स ने इवल गॉड की पावर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था और इस वजह से यूनची को जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा भयानक था कि यूनची वहाँ पे जोर जोर से चलाते हुए जमीन पे लेट गया था। और तभी देखते ही देखते उसकी बॉडी खुद ब खुद ही ऊपर हवा में उठ गई थी। और जैसे इवल गॉड की स्पिरिचुअल पावर यूनची की बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है तो यूनची की आंखों से बहुत ही तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे अर्थ के ऊपर सभी लोग देख पा रहे थे। और उस गोल्डन एनर्जी को देखते हुए किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट कहाँ से रिलीज हो रही है। लेकिन वो गोल्डन लाइट वहाँ पे भी नहीं रुकती और वो सीधी ऊपर स्पेस के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स के बाकी सभी प्लैनेट्स के लोग भी उस गोल्डन एनर्जी को देख पा रहे थे। और ये गोल्डन एनर्जी इस बात का साइन था कि इवल गॉड वापस लौट आए हैं। और तभी देखते ही देखते यूनची बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। और इवल गॉड की ऐसी अमेजिंग पावर देखकर जैस्मीन कहती है कि इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स की पावर तो वाकई बहुत ज्यादा औसम है। जिस पे यूनची जैस्मीन से पूछता है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी क्या थी और ऐसा क्यों हुआ, जिस पे जैस्मीन उसे बताती है कि ये इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स की वजह से हुआ है और शुक्र करो कि हम अर्थ बैरियर के अंदर थे, वरना अब तक न जाने कितने ही लोग उस पावर का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके होते। और ये कहकर जैस्मीन यूनची से कहती है कि अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हें इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स मिल गई है तो अब सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी रियल जर्नी तो अब स्टार्ट होने वाली है। और मैंने तुम्हें पहले ही इसके बारे में बताया था कि इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स को हासिल करने के बाद तुम्हें दोबारा जीरो से प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए अभी तुम इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स को हासिल करने के बावजूद भी बिल्कुल पहले की तरह ही एक लूजर हो। जिस पे यूनची उससे कहता है हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और तभी यूनची को अपनी मिस्टिक वेन्स के ऊपर 7 अलग अलग स्टार्स दिखते हैं, जो देखकर यूनची उन स्टार्स के बारे में जैस्मीन से पूछता है। जिस पे जैस्मीन उससे कहती है ओ तो तुमने उन्हें नोटिस कर लिया, तुम्हारी मिस्टिक वेन्स के ऊपर मौजूद वो 7 स्टार्स 7 बॉर्डर्स की तरह हैं, जो कि इवल गॉड के 7 रियल्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पे यूनची थोड़ा कंफ्यूज होते हुए जैस्मीन से पूछता है कि 7 रियल्म्स इसका क्या मतलब है। जिस पे जैस्मीन उसे बताती है कि इवल गॉड की हर एक मिस्टिक वेन अपने अंदर एक खास स्किल रखती है, इसलिए अब तुम्हें अपनी मिस्टिक स्किल्स को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। इवल गॉड की सभी स्किल्स ऑलरेडी तुम्हारी मिस्टिक वेन्स के अंदर स्टोर्ड है और हर बार जब तुम नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करोगे तो हर बार नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हें इवल गॉड की मिस्टिक वेन्स में मौजूद उनकी पावरफुल मिस्टिक टेक्निक्स भी मिलती जाएंगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची खुश होते हुए उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बिना प्रैक्टिस के ही इवल गॉड की मिस्टिक टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। और ये कहकर यूनची एक्साइटेड होते हुए जैस्मीन से पूछने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे ओपन कर सकता हूँ। जिस पे जैस्मीन उसके मजे लेते हुए उसे बताती है कि अगर तुम इन्हें ओपन करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करना होगा और उसके बाद वो सभी मिस्टिक टेक्निक्स ओपन हो जाएंगी। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची एक्साइटेड होते हुए वहीं पे बैठकर अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके उन मिस्टिक टेक्निक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा करते यूनची को एक बहुत तेज झटका लगता है, जो देखकर जैस्मीन उससे कहती है पागल कहेंगे, ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी मिस्टिक पावर को बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे अंदर इनफ मिस्टिक पावर नहीं हुई तो ऐसे ही किसी मिस्टिक स्किल को ओपन करने के चक्कर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पे यूनची उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तो क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी। जिस पे जैस्मीन उससे कहती है तुम तो वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, अब मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ अपना और ज्यादा टाइम जाया नहीं
कर सकती, इसलिए मैं वापस हेमली पाल के अंदर जा रही हूँ। और ये कहकर जैस्मीन कुछ कहे बगैर ही अचानक ही हेमली पाल के अंदर चली गई थी। जिसके बाद यूनची भी अपने ग्रैंडफादर और आंट को याद करते हुए कहता है, अब मैं दोबारा ट्रेनिंग कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज आप मेरा वेट करना, मैं बहुत ही जल्द वापस आकर आपका बदला लूंगा। उसके बाद यूनची ने और ज्यादा देर न करते हुए उसी टाइम से ही अपनी ट्रेनिंग में लग गया था, क्योंकि अभी तक उसने इवल गॉड के फर्स्ट रियल में भी ब्रेक थ्रू नहीं किया था। इसलिए यूनची वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने लगता है। और देखते ही देखते यूनची ने सिर्फ हाफ मंथ के अंदर अंदर न सिर्फ बिगिनिंग फेज में ब्रेक थ्रू कर लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ वो इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस के बाद बिगिनिंग फेज के सेकंड लेवल पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से यूनची अब बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। और वो मन ही मन में इवल गॉड की मिस्टिक वेज की तारीफ करने लगा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पे किसी बीस्ट के रोर करने की आवाज आती है, जिसके अगले दिन ही यूनची ने अपनी प्रैक्टिस के लिए उन बीस्ट के साथ पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से उन बीस्ट का एक ग्रुप यूनची के पीछे पड़ा हुआ था। और यूनची वहाँ पे भागते हुए खुद को उन बीस्ट से बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था, लेकिन साथ साथ वो उन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए धीरे धीरे उन्हें मारने भी लगा था कि तभी एक बीस्ट ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने पंजों में जकड़ लिया था। जो देखकर जैस्मीन कहती है कि क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये एक 5th लेवल के बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। और तभी जैस्मीन हेमली पाल से बाहर आते हुए यूनची से कहती है, ये सभी बीस्ट बिगिनिंग फेज के 5th लेवल पे हैं और तुमने बिगिनिंग फेज के 2nd लेवल पे होते हुए ये सोच भी कैसे लिया कि तुम एक साथ इन 3 बीस्ट का सामना कर पाओगे। जिस पे यूनची जैस्मीन को बताता है कि मैं बस अपनी ट्रेनिंग को पुश करना चाहता था, इसलिए मैंने इन बीस्ट के साथ अकेले ही फाइट करने के बारे में सोचा, क्योंकि अगर मैं ऐसा न करता तो मैं 30 सालों के अंदर अंदर मोनार्क फेस रियलम तक कैसे पहुंच पाता। और ये कहते हुए यूनची ने अपनी डैगर से जैस्मीन के पीछे आ रहे बीस्ट के ऊपर भी अटैक करके उन्हें मार दिया था। जो देखकर जैस्मीन ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनमें से कुछ बीस्ट को मार गिराया था। और उसके बाद उसने उन बीस्ट के ग्रुप को रोकने के लिए अपने सामने शील्ड लगा ली थी, लेकिन वो बीस्ट थे कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो देखकर जैस्मीन यूनची से कहती है कि तुम्हें इस माउंटेन के दूसरी तरफ जंप करना होगा। लेकिन जब यूनची उन दोनों माउंटेन्स के बीच का गैप देखता है तो वो जैस्मीन से कहता है कि अभी मेरी मिस्टिक पावर उस लेवल तक नहीं पहुंची कि मैं इतना बड़ा जंप कर सकूं। जिस पे जैस्मीन उससे कहती है कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। और ये कहते हुए जैस्मीन ने अपनी शील्ड भी हटा दी थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट दोबारा यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जो देखकर जैस्मीन यूनची को अपनी खास टेक्निक के बारे में बताते हुए कहती है कि जितना हो सके अपनी मिस्टिक पावर को इकट्ठा करो, उसे बिल्कुल भी रिलीज मत होने देना, और जब मैं कहूँ उसी सेम टाइम पे तुम अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज करते हुए दूसरे माउंटेन की तरफ जंप लगा देना। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची भी अपनी मिस्टिक पावर को अपनी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा करने लगा था, जिसकी वजह से यूनची से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था। और जैसे ही वो बीस्ट यूनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो जैस्मीन ने उसे अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज करने का कह दिया था। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची ने भी और ज्यादा देर न करते हुए अपनी मिस्टिक पावर को रिलीज कर दिया था। और ऐसा होते यूनची उड़ता हुआ ऊपर हवा में चला गया था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी मिस्टिक पावर बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक खुद को हवा में नहीं रोक पाता और वो उसी वक्त वहाँ से नीचे गिरने लगा था। लेकिन नीचे गिरते हुए उसने एक रूट को पकड़कर खुद को किसी तरह से नीचे गिरने से बचा लिया था। और तभी यूनची को वहाँ पे दोबारा एहसास होता है कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे अपनी तरफ बुला रही है। और ये एहसास होते ही यूनची खुद से ही कहता है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि पिछली रात यूनची को बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था, लेकिन यूनची ने उसे इल्यूजन समझकर इग्नोर कर दिया था। और तभी जैस्मीन यूनची के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम्हें उस दूसरे माउंटेन की तरफ जंप लगानी है तो तुम ऊपर हवा में क्यों उठ गए थे, और अब मेरा तुम मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इस रूट का सहारा लेकर इस माउंटेन के ऊपर जाओ। जैस्मीन की ये बात सुनकर यूनची सारी बातों को इग्नोर करता हुआ उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगा था। और माउंटेन के ऊपर आते ही यूनची वहाँ पे लेटते हुए कहता है कि मैं अपनी लाइफ में आज तक इतना कभी नहीं थका जितना आज थक गया हूँ। और ये कहकर वो जैस्मीन से पूछता है, मास्टर कि अभी अभी आपने मुझे जिस टेक्निक के बारे में बताया था वो कौन सी टेक्निक थी? जिस पे जैस्मीन उसे बताती है कि अभी अभी जो मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई थी वो मेरी खुद की क्रिएट की हुई पर्सनल स्किल है, जिसका नाम शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक है। और उसके बाद जैस्मीन यूनची को उस टेक्निक के सारे मूव्स बताने लगती है, जिसके बाद यूनची अब दिन रात उसी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा था। जिससे पहले प्रैक्टिस करने में तो यूनची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस टेक्निक में मास्टर होता जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शैडो ऑफ गॉड स्टार टेक्निक की वजह से यूनची की स्पीड भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वो अपनी उसी स्पीड का यूज करके बहुत ही तेज से मूव करता हुआ उन डेमोनिक बीस्ट को भी बहुत ही आसानी से मार पा रहा था। और इतनी दिनों की प्रैक्टिस के बाद आज फाइनली उसने सक्सेसफुली उस माउंटेन के दूसरी तरफ जंप लगा ही ली थी, जो देखकर यूनची बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते यूनची अब बिगिनिंग फेज के 4th लेवल पे भी पहुंच गया था, जो देखकर जैस्मीन भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, नाइस, बहुत अच्छे, तुम सिर्फ 3 महीनों के अंदर अंदर ही बिगिनिंग फेज के 4th लेवल पे पहुंच गए हो, और उसी के साथ अब तुम शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक को भी यूज करने में मास्टर हो गए हो। और ये कहकर जैस्मीन वहाँ पे दोबारा इवल गॉड की मिस्टिक वेज की तारीफ करने लगी थी। और अभी यूनची वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे फिर वो एहसास होता है कि कोई मिस्टीरियस चीज उसे अपनी तरफ बुला रही है। ये एहसास होते यूनची अब थोड़ा सीरियस हो गया था, क्योंकि ये एहसास अब उसे बीते कुछ दिनों में बार बार हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए यूनची ने एक बार फिर से इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनची बैठा मजे से मीट खा रहा था, और जैस्मीन उसके पास बैठे हुए कुछ सोच रही थी कि तभी उन्हें ऊपर आसमान से कोई चीज बहुत ही तेजी से
नीचे गिरते हुए दिखती है, जिसे देखकर जैस्मीन के साथ साथ यूनची भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि यूनची को उससे उसी चीज की फीलिंग आ रही थी जो बार बार उसे अपने पास बुलाती थी। और उन तीनों चीजों को देखकर जैस्मीन भी हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों में से दो चीजें हेवनली फेस रियलम की हैं, जबकि इनमें से एक चीज तो किंग फेस के मिड स्टेज की है। और क्योंकि वो चीजें यूनची को अपनी तरफ बुला रही थी, इसलिए यूनची जैस्मीन से वहां जाने की बात करता है, जिसपे पहले तो जैस्मीन नहीं मानती, लेकिन जब यूनची उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार कोई चीज अपनी तरफ बुला रही है और अभी अभी जो ये चीजें नीचे गिरी है मुझे उनसे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। यूनची की ये बात सुनकर जैस्मीन उससे कहती है, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे और उनके बीच का गैप कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले आता है एंट्री फेस, फिर ट्रू फेस, फिर स्पिरिचुअल फेस, फिर अर्थ फेस और फिर किंग फेस। इसलिए क्या तुम अभी भी वहाँ पे जाना चाहते हो? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो। लेकिन यूनची ने ठान ली थी कि वो वहाँ जाके रहेगा, इसलिए उसने अपनी उसी स्टार रीडिंग पिल को बाहर निकालते हुए उसे खा लिया था, जिसकी वजह से यूनची वहाँ पे एक बार फिर से इनविजिबल हो गया था, जो देखकर जैस्मीन कहती है ये लड़का कितना ज्यादा जिद्दी है। और तभी हमें उसी केव के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों चीजें गिरी थी। और तभी देखते ही देखते उन तीनों चीजों का पीछा करते हुए वहाँ पे स्काई स्टार क्लैन के 3 एल्डर्स भी आ गए थे, जहाँ पहुंचते ही उन एल्डर्स का लीडर उस केव को देखते हुए कहता है कि जरूर इस केव के अंदर एक बहुत बड़ा फायर टाइप का मिस्टिक बीस्ट मौजूद है, जो कि कम से कम भी हेवन फेस रियलम के 9th लेवल पे है, जिसपे बाकी दोनों एल्डर्स भी कहते हैं कि हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और अगर हम इस केव के अंदर मौजूद उस बीस्ट को हरा के उन मिस्टिक पिल्स को हासिल कर लेते हैं तो हमारे स्काई बर्निंग क्लैन के यंग मास्टर उन मिस्टिक पिल्स की मदद से नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो नेक्स्ट रैंकिंग बैटल में हमारा स्काई बर्निंग क्लैन जाओ ट्राइब और आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस को भी हरा देगा। जिसपे वो पहले वाला एल्डर कहता है, लेकिन अब हम इस बीस्ट को बाहर कैसे लाएं? इसने खुद को उस केव के अंदर काफी अच्छी तरह से छुपा रखा है। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी और के भी आने का एहसास होता है, जो कि और कोई नहीं हमारा हीरो यूनची ही था। लेकिन उस एल्डर ने इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा अपनी सोड को बाहर निकालते हुए उस केव के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ही वो अटैक जाकर उस केव को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और ऐसा होते उस केव से बहुत ही ज्यादा फायरी ऑरा निकलने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की सारी जमीन ही हिलने लगी थी। और तभी उस केव के अंदर से ही एक फायर अटैक उस एल्डर के ऊपर होता है, जो देखकर उसके दोनों साथियों ने आगे आते हुए मिलकर एक फॉर्मेशन बनाकर उस अटैक को रोकने के लिए उल्टा उसी के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लेकिन उस बीस्ट का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन तीनों के अटैक्स को जीतता हुआ जाकर सीधा उन्हें हिट कर गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो तीनों भी पीछे जा गिरे थे। और तभी उस केव से एक बहुत बड़ा फ्लेम ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है, तुम ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? और वो एल्डर उस फ्लेम ड्रैगन को देखते हुए कहता है, वो तो मेरा अंदाजा गलत था, तुम 9th नहीं बल्कि 10th लेवल पे हो। और ये कहकर वो अपने बाकी साथी एल्डर से कहता है, लेकिन हम सभी भी हेवन फेस रियलम में पहुंच गए हैं, तो अगर हम तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन कर लें तो हम इसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। जिसपे वो ड्रैगन गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लालची इंसानों को क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे? आज मैं यहाँ पे तुम्हारी इस लालच को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर उन तीनों एल्डर्स ने आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन को तीनों तरफ से घेरते हुए एक ट्रैप फॉर्मेशन बना के उस स्पिरिचुअल जाल में जकड़ लिया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए उनमें से एक एल्डर ने आगे बढ़ते हुए अपनी सोल जाकर सीधा उस ड्रैगन के सर में घुसा दी थी। लेकिन उससे भी उस ड्रैगन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अब उसने भी गुस्से से अपनी फायर से उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन तीनों ने मिलकर एक बार फिर से एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन बनाते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अब पूरी तरह से उनकी जगह में आ गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर यूनची वहाँ से भाग के उसी केव की तरफ जाने लगता है, जो देखकर जैस्मीन उससे कहती है, बेवकूफ कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे यूनची उसे बताता है कि वो चीज जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है वो इसी केव के अंदर रखी हुई है, तो मैं उसी चीज के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है। इनकी फाइट के दौरान ही मैं उस केव के अंदर घुसकर उस चीज को चुरा लूंगा। जिसपे जैस्मीन गुस्सा करते हुए उससे कहती है, बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम यहाँ पे पकड़े गए तो तुम पक्का यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन यूनची को उस चीज से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो किसी भी हालत में उस केव के अंदर जाना चाहता था। और यूनची जैस्मीन को तसल्ली देते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र न करो, मैं इनकी फाइट के दौरान ही उस चीज को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि ये फ्लेम ड्रैगन उनसे हार रहा है? नहीं, उस फ्लेम ड्रैगन ने अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। ये फ्लेम ड्रैगन रियल में किंग फेस रियलम में पहुंच चुका है। ये तो बस फन के लिए उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि अगर ये फ्लेम ड्रैगन चाहे तो सिर्फ एक ही झटके में उन तीनों लोगों को मार सकता है। ये सुनकर यूनची को भी एक झटका लगता है और वो वहीं पे रुक गया था। वहीं दूसरी तरफ अब उस ड्रैगन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसने गुस्से से अपना फायर ऑरा रिलीज करते हुए उन तीनों को खुद से दूर कर दिया था। और उस ऑरा प्रेशर की वजह से यूनची भी वहाँ से पीछे जा गिरा था और उसी के साथ वो दोबारा विजिबल भी हो गया था। ये देखकर यूनची वहाँ से उस केव की तरफ भागने की कोशिश करता है, जो देखकर उस फ्लेम ड्रैगन ने ऊपर हवा में उठते हुए वहाँ पे आग के गोलों की बारिश करना शुरू कर दी थी, जिनसे बचते हुए यूनची बहुत ही मुश्किल से भाग रहा था। और जैसे ही एक आग का गोला यूनची के पीछे आके गिरता है तो यूनची उसके प्रेशर की वजह से सीधा उस केव के अंदर जाके गिरा था और उसी के साथ उस केव का रास्ता भी बंद हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।